पाकिस्तानी हसीना की दुनिया भर में धूम। लाहौर की रविश जाहिद मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 बन गई। कनाडा में मुकाबले हुस्न जीतने वाली रविश होंगी आज नया दिन की खुसूसी मेहमान। कोई भी हो मैदान, भारत का मुकद्दर होगी पाकिस्तान से हार। मार्शल आर्ट के माहिर मोहम्मद राशिद नसीब ने रिवायती हरीफ को पछाड़ा, सर से अखरोट तोड़ने का नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और जैसे कि हमारी टॉप स्टोरीज है ना, बहुत दिलचस्प, थोड़ी सी अलग और वाकई आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, तो हमारा पहला मौजू भी है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। क्यों नहीं हो, छोटे बड़े बच्चों के स्कूल जाने की जो ये बात है। अच्छा, मैं एक छोटी सी अपडेट दूं आपको कराची से मुतालिक। कराची में ये सोचा जा रहा है, इस सिलसिले में खासी वर्किंग की जा रही है कि जहाँ से केसेस खुदा ना खास्ता रिपोर्ट होंगे, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कोरोना के केसेस के बारे में, तो जहाँ खदशा होगा मामूली सा भी, उस जगह को महदूद कर दिया जाएगा, वहाँ पर मूवमेंट को आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो कोरोना के इन्हीं खदशात तले स्कूल्स खुलने लगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। कहीं पर बच्चे जा रहे हैं बड़ा खुश बहुत हैप्पी, कहीं पर वालिदैन को थोड़े से कंसर्न्स हैं। कहीं पर हमने ये भी देखा कि स्कूल्स जो है ना, उस तरह से उन्होंने क्लासेस का आगाज़ किया नहीं कि जैसा उनकी जानिब से कहा गया था। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोरोना को लेकर कन्फ्यूजन है, चीज़ों को रीओपन करने पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, SOPs के मामले में सबको सब कुछ पता है, लेकिन लोग रिस्क लेने को तैयार नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में फिर बात उतनी ज़्यादा गलत भी नहीं होगी शोएब, उतनी ज़्यादा गलत नहीं होगी। एनीवेज किरण, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं स्कूल खुलने से मुताल्लिक, तो लास्ट 24 आवर्स माहौल क्या था। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, स्पेशली उन पेरेंट्स की बात करें जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा, जिनके बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे, बेताब थे, खुश थे, तो उन्होंने कुछ पोस्ट किए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आज वो बहुत खुश हैं कि तकरीबन 6-6.5 महीने के बाद ये जो तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं, छोटे छोटे से बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, मास्क लगा कर जा रहे हैं। बैक टू स्कूल, यस किरण, द हैशटैग बैक टू स्कूल वाज ट्रेंडिंग यस्टरडे। एग्जैक्टली, और बच्चों ने मास्क लगाए, वो स्कूल जा रहे थे, तैयार थे, बच्चे तो खुश थे, वालिदैन बहुत खुश थे, लेकिन ये तमाम वालिदैन नहीं थे। एट द सेम टाइम किरण, कुछ वालिदैन थे जिनके कुछ कंसर्न्स भी थे, और इसलिए भी कुछ जिस तरह से वो हाजिरी लगनी चाहिए थी ना, वैसे लगी नहीं। तो हमने कुछ आपको ट्वीट्स दिखाए, कुछ हमने आपको पोस्ट दिखाए इस सिलसिले में कि जहाँ पे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और कुछ पेरेंट्स हैं परेशान, हमने उनके बारे में भी तस्करा कर डाला। तो अब इसमें SOPs हैं, मैं थोड़ा सा वाजे इसलिए कर देना चाहती हूँ कि जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखें, और जिनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ये जान लें। देखिए, अगर कोई बच्चा, उसको बुखार होगा, उसका गला ख़राब होगा, उसको खांसी होगी, तो आप उसको घर से बाहर मत भेजिएगा। अगर वो खुद आ भी जाता है तो उसको फिर स्कूल इंतज़ामिया भेज देगी वापस। अच्छा, अगर आपके घर में किसी का कोरोना टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया है, तो फौरी तौर पर इस बारे में स्कूल इंतज़ामिया को बताइए और अपने बच्चे को लाजमी मास्क के साथ स्कूल भेजिए। उसको जैसे आप लंच बॉक्स देते हैं, उसका टिफ़िन देते हैं, जैसे उसको पानी की बोतल देते हैं, जैसे उसकी बुक्स, उसकी कॉपीज, उसके रबर पेंसिल शार्पनर को देखते हैं, ठीक वैसे ही उसका मास्क, उसका सैनिटाइजर अगर आप देंगे तो मेरे ख्याल में उतने फिक्रमंद नहीं रहेंगे। लेकिन किरण, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये फिर शेयर किया कि वो जो 10-10 घंटे या 8-8 घंटे बच्चों ने मास्क लगाया, उसके बाद उन्हें सफोकेशन हुई, वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए। तो ज़ाहिर है ये भी एक कंसर्न है जो कि वैलिड कंसर्न है। इसको लेकिन किरण हल किया जा सकता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप बच्चों को ओपन स्पेस में लेकर जाएं विद फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप वो मास्क उतारें ताकि बच्चा अच्छे से सांस ले सके। स्कूल इंतजामिया पर आपको भरोसा करना होगा और उनसे पूछ सकते हैं आप कि आपने रन डाउन क्या बनाया, आपने उसको किस तरह से मैनेज किया है। क्योंकि देखिए, हर 12-15 मिनट के बाद तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जो है ना जमगट्टे से दूर चली जाऊं, अपना मास्क नीचे करूं, थोड़ा खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करूं। तो अगर मैं ऐसी जगह को ढूंढ रही हूँ, बच्चा शायद इस तरह से ना कर पाए, बच्चा शायद वाकई, अगर आपने खुदा न खास्ता नाश्ता भी करा के नहीं भेजा है, तो वाकई फिर वो बिल्कुल डाउन फील करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा। तो भाई, सोशल मीडिया पर वालिदैन की जो आ रहा है वो सब, और स्कूल इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है।
हम आज ये सोच रहे थे कि हम इसी के ऊपर बात करें, बच्चों को कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे। हमने मेहमान को भी अपने इसलिए मदऊ किया था, क्योंकि किरण, मेहमान को मदऊ करने का मकसद ये था कि जब स्कूल्स बंद थे तो हमने देखा कि जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने एहतजाज किए थे। हमने स्कूल मालिकान के एहतजाज रिपोर्ट किए थे जब वो कहते थे कि इकॉनमी की बात जब हम करते हैं, जब हम कहते हैं कि माशी कत्ल बंद करो तो स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे, इजाज़त क्यों नहीं मिल रही। और अब जब NCOC ने इजलास किए, चीज़ों को एनालाइज किया, फैसले लिए कि अब स्कूल्स खुलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, 9th 10th, देन मिडिल क्लास, देन प्राइमरी एंड देन प्री प्राइमरी। तो ऐसे में अगर स्कूल्स अब ये कहें कि हम स्कूल्स नहीं खोल रहे क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न है, तो फिर ये समझ से बाहर है कि पहले एहतजाज थे और आज वो कहते हैं हम स्कूल्स खोल नहीं सकते, या हम उन क्लासेस में बच्चों को बुला नहीं सकते, या हम मैनेज कर नहीं सकते। जब हुकूमत ने बता दिया, इंतजामिया ने बता दिया कि यू कैन डू दैट, डिवाइड द स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ आप मैनेज करें, तो ये इतना मुश्किल है नहीं। मुश्किल कहाँ पर आ रही है, ये जो स्कूल की कहना चाहिए मालिकान है, इन्होंने जो फैसले किए हैं, तो क्या एसोसिएशन उन फैसलों को सपोर्ट कर रही है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध तारिक शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। तारिक शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस वक्त सिंध में मामलात क्या हैं, कितने फ़ीसद स्कूल हैं जहाँ पर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल तमाम क्लासेस इस वक्त ओपन हैं, कितने फ़ीसद? देखिए, मैं आपको बताऊं 99.9% स्कूल्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं और सारे तमाम SOPs पे अमल दरामद भी किया जा रहा है। और जो आपको जो एक बहुत ही माइन्यूट जो नंबर है वो इसलिए नहीं खुला है क्योंकि वो वहाँ पर पेरेंट जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन देने में ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, तो स्कूल ने भी कहा कि ठीक है आप ऑनलाइन पे कंटिन्यू करें, हम एक हफ्ते के बाद जो है तारिक शाह साहब, आई एम सॉरी बट ये हो नहीं सकता कि एक ही स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स का ये राय हो, ये हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं है, बिल्कुल। देखिए, जो इंडिविजुअल स्कूल्स हैं उन्होंने सर्वेस करवाए हैं और मेजॉरिटी वो पेरेंट्स हैं जो वेल ऑफ हैं वहाँ सर एग्जैक्टली किरण, कब करवाए सर्वे? आई एम अ पेरेंट एज वेल। मैंने कल स्कूल फोन किया, मुझे कहा गया कि 80% पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि स्कूल ना खोले जाएं, एंड आई वाज लाइक ओके, नोबडी आस्क्ड मी। नहीं, ये तो फिर गलत हुआ कि अगर आप उस पर्टिकुलर स्कूल के पेरेंट हैं और वहाँ पे पोलिंग हुई और आपसे नहीं पूछा गया तो वो तो बात गलत है। लेकिन हम तो प्रमोट यही करेंगे कि इतने लंबे अरसे के लिए स्कूल बंद रहे हैं तो अब तो खुल जाने चाहिए, और मेजॉरिटी स्कूल खुल गए हैं। आप खुद भी देख रहे हैं कि डिफरेंट रोड्स पे जो है ना अब रश भी स्टार्ट हो गया है सुबह के टाइम पे। अच्छा, चलिए मुझे ज़रा ये बताइए, एक तो ये कि मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, आपने पहले भी कहा था कि जब हम क्लासेस ओपन करने जा रहे हैं तो हम ऑनलाइन को भी साथ में रखेंगे, तो थोड़ी सी वर्किंग तो जाहिर है आप लोगों ने इसके ऊपर कर ली होगी। कुछ आप हमें बता सकते हैं इस बारे में कि पहले आपका अंदाज़ा क्या था और अब फिगर्स आपके पास में क्या हैं पेरेंट्स को लेकर? पहले स्ट्रेंथ कितनी थी, बच्चों की हाज़िरी क्या रहती थी, और अब बच्चे जब आ रहे हैं और इन्हीं सारे के सारे खदशात के साथ में आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे हमें आप, पहले में अब में? जी बिल्कुल। देखिए, हमने जो भी एक वीक गुजरा है उसके अंदर पूरे सर्वेस कंप्लीट किए हैं अपने स्कूल्स के मुशावरत करके, तो उसके अंदर एक चीज़ हमारे सामने ये आई है कि 85 to 90% अटेंडेंस आ रही है, लेकिन 10% अभी भी जो है वो नहीं आ रही। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पेरेंट की रिजर्वेशन कह लें, या पेरेंट थोड़े डर रहे हैं, या पेरेंट कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो वो बच्चा वापस अपने घर वापस आ रहा है। ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करें, ये थोड़ा सा क्लियर करें भाई। एक क्लास है और वो क्लास लग भी गई है और ऑनलाइन भी हो रही है, तो बच्चों का रेशो क्या है? जी, अगर दोनों के केसेस चल रहे हैं तो वो हर स्कूल का डिफरेंट रेशो है, क्योंकि अगर जिन पेरेंट्स ने कहा है कि हम ऑनलाइन की तरफ जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर वो उस रेशो के हिसाब से चल रहा है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो देखा गया है वो 50-50 ही रेशो है कि ऑनलाइन की तरफ 50 जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो स्कूल्स फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रोजाना स्कूल खोलें। सर मुझे ये बता सकते हैं कि आपके पास क्या इत्तलात हैं इससे मुताल्लिक? क्या कोई स्कूल ऐसा है जो इस तरीके से काम कर रहा हो कि जो बच्चा स्कूल आना चाहता है वो आए, उसको उन्होंने मैनेज कर लिया लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ, और जो नहीं आना चाहता, जिनके पेरेंट्स को कंसर्न है, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है? ये दोनों सिस्टम एट अ टाइम ये हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल हो रहे हैं। बिल्कुल। कितने फीसद स्कूल्स में सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, कितने फीसद स्कूल्स में? यही मैं आपको कह रहा था ना कि 0.1% स्कूल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, बाकी मेजॉरिटी जो है वो फिजिकली बच्चों को बुला चुकी है। ओके, 0.1% हैं जो कि या तो सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं या दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। कोई ऐसे स्कूल्स भी हैं कि जहाँ पर आपने ये देखा कि आप लोगों ने कह भी दिया कि अब क्लासें लग जानी चाहिए, स्कूल खुल जाने चाहिए, और उन्होंने स्कूल रीओपन नहीं किया, क्लासेस का आगाज़ नहीं किया,
और अगर ऐसे स्कूल्स हैं तो फिर उनके अगेंस्ट आप क्या सोच रखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? देखिए, उसमें मैं आपको बताऊं, सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट यूँ हुआ कि जब बारिशें हुई तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो डूब गए थे। बिलखुसूस कराची की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस का एरिया कह लें, सुरजानी का एरिया कह लें, तो वहाँ पर अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वहाँ से पानी को हटाए नहीं, या ताफुन वहाँ से नहीं हटा। तो वो थोड़ी टेक्निकल वजूहत हैं जहाँ जिसकी वजह से स्कूल थोड़ा खुलने में मुश्किल का शिकार है उन पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो वहाँ पर तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से खुद भी रिक्वेस्ट ही की थी कि पर्टिकुलर स्कूल जो हैं, जहाँ आपको खुद पता होता है एरिया का एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है कि यहाँ कहाँ स्कूल हैं, तो वो उन एरियाज़ को कम से कम क्लियर करवा दें, तो उनके लिए आसानी होगी कि फिर स्कूल भी ओपन करना। अच्छा चलिए, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि असेंबली हो गई, बच्चा स्कूल आ गया, क्लासें हो गई, बीच में उनको थोड़ा स्पेस भी मिल गया, छुट्टी का जो टाइम है ना, वो जो क्योस होता है। अब मैं बच्चों को ब्लेम इसमें बिल्कुल नहीं करूंगी। आज भी मैं दफ्तर से ऐसे ही भागती हूँ क्योंकि छुट्टी हो गई, निकलो। वो स्कूल वाली प्रैक्टिस है, तो बच्चे को हम कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे बताइए, वो जो छुट्टी के वक्त वाला रश है, उसके ऊपर कोई नोटिस लिया आप लोगों ने, क्योंकि ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखें, हमने सारे स्कूल्स को यही इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं कि आप बच्चों को क्लासरूम में ही रहने दें, और जैसे जैसे पेरेंट आए उनको 1 बाय 1 कॉल करते रहें ताकि वो अपनी क्लास से निकल के डायरेक्ट पेरेंट के पास चले जाए। छोटे बच्चों के साथ तो हो सकता है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए कैसे इसको कर पाएंगे? बड़ी क्लासेस में भी यही करना होगा, बड़ी क्लासेस में भी यही करना होगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि पहले उनको रिलीज कर दिया जाता है जो खुद से जाते हैं, ताकि वो एक रश जो है वो पहले से खत्म हो जाए। फिर और कम बच्चे रह जाते हैं तो उनको 1 बाय 1 आहिस्ता छुट्टी। एक मिनट। अच्छा देखिए, इसमें अगर आपको कोई वार्निंग देने वाला मामला बन जाए तो फिर आपने इसके बारे में सोच के रखा है? कुछ तो वो वाले बच्चे होते हैं ना जो टारगेट करके एम बना के आते हैं, 3-4 बच्चों को धक्का मारते हुए जाऊंगा, बस्ता मारते हुए जाऊंगा। और कहीं पर ये होता है कि पेरेंट को आपने देखा कि भाई उन्होंने थोड़ा केयरलेसनेस दिखाया। तो मुझे ये बताएंगे आप कि इस सिलसिले में कुछ वाजे है? कंसर्न की बात है। ये तो बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं, प्लीज, लेकिन ये वर्किंग करने वाली चीज है, इसीलिए कह रही हूँ मैं। नहीं, वर्किंग करने वाली चीज़ है। और मैं आपको बताऊं, जो 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को कॉल किया जा रहा है तो उसमें टाइम तो कंज्यूम होता है, लेकिन पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वेट करें स्कूल के बाहर, स्कूल को प्रेशराइज ना करें कि मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए जो है वो 1 बाय 1 बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि वो एक डिस्टेंसिंग के साथ भी बाहर आ जाए। और ये पैनिक जो है ना, हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और स्कूल के ऊपर इसका रख भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, या जो भी लेने जा रहे हैं बच्चे को उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, थोड़ा सा सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा भी करना होगा। 5 मिनट अगर वेट करना पड़ जाए, डजंट मैटर सर। लेकिन मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि आपने जो फिगर दी है कि 0.1% स्कूल्स हैं जो कि नहीं खुले या जो सिर्फ ऑनलाइन पर हैं, अगर ये फिगर 0.1 से ज़्यादा निकलती है, क्योंकि ज़ाहिर है आज ये मामला दोपहर तक क्लियर होंगे, कितने स्कूल्स में क्लासेस नहीं लगी, प्री प्राइमरी की, प्राइमरी की, आप लोग कोई एक्शन ले सकते हैं या लेंगे या नहीं? आपने छोड़ रखा है स्कूल मालिकान पर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर, के उन्हें खुद डिसाइड करना है? देखिए, ये वो चीज़ है कि जिसमें किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। अगर खुदा ना खास्ता हम प्रेशराइज करें और वो तैयारी उसकी कंप्लीट ना हो, और फिर वो स्कूल जो है गलत SOPs, बगैर SOPs के स्कूल खोल दे। सर, अगर सितंबर के आखिर में बैठकर हम ये बात कर रहे हैं कि स्कूल तैयार नहीं था, स्कूल ने तैयारी नहीं की थी, तो आपको नहीं लगता ये बड़ी अजीब सी बात है? 6 महीने भी कम लगे तैयारी के लिए, जब कहते आए आप लोग कि स्कूल वाले तैयार हैं, SOPs पर अमल दरामद कराएंगे, सिर्फ स्कूल खोलने दिया जाए। मैं आपको बताऊँ, 1.5 लाख से ज़्यादा इस मुल्क में स्कूल मौजूद हैं, प्राइवेट स्कूल्स। उसमें से अगर 0.1% किसी भी रिजर्वेशन के बाद हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ख़राब हो गया बारिश की वजह से, कुछ और रीजंस हो, कोई टीचर्स की अवेलेबिलिटी का मसला हो, या कुछ और इशूज़ हो, क्योंकि इसमें हर स्कूल के पर्टिकुलरली अलग अलग रीजंस हैं। तो एक बहुत ही माइन्यूट नंबर ऑफ जो स्कूल हैं वो नहीं खुल पा रहे, लेकिन मेजॉरिटी खुल चुकी है। तो एक चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको बताऊँ, ये उनको रिलैक्सेशन दी गई है। गवर्नमेंट प्लीज शेयर दैट पॉइंट सर। जी, गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलैक्सेशन दी गई है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना टाइम लेकर स्कूल खोलें, ताकि आपके परफेक्टली SOPs फॉलोड हो, हम प्रेशराइज नहीं करेंगे। ठीक तो है, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन दी गई है स्कूल्स को, और स्कूल को अब डिसाइड करना है कि उसने कब खोलना है, कब वो तैयार है, कब वो स्कूल खोल के बच्चों को मैनेज कर सकता है, चाहे वो क्लासेस को डिवाइड करना हो, चाहे वो शिफ्ट्स हों, चाहे वो एक दिन बुलाएं कुछ बच्चे, दूसरे दिन बुलाएं कुछ बच्चे, चाहे कुछ बच्चों को स्कूल बुलाएं और कुछ को वो ऑनलाइन पढ़ाएं। फेडरेशन इंस्पेक्शंस तो करती रहेगी सारे किस्से में। थैंक यू सो वेरी मच तारिक शाह साहब। जी, चलिए ठीक है, बता दें की थी कुछ दिन पहले, तो उसमें हमने एक चीज़ हाईलाइट ही की थी कि
जिनके फादर्स की इस कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है, तो हम उनको कंप्लीट फ्री शिप देंगे तमाम प्राइवेट स्कूल्स। और इसमें हमने सबको भी सर्कुलर जारी कर दिए ताकि सब के नॉलेज में ये बात हो कि उन पेरेंट्स को उन बच्चों को फ्री शिप देनी है जिनकी फादर्स की कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है। ये आप लोगों का एक अच्छा फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। जिनके हो गए तो उनको इंस्टॉलमेंट कर दी जाए, वो स्कूल मैनेजमेंट से राब्ता करें। जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं आप लोग करने की कोशिश करें। इट्स वेरी गुड टू हियर सर, थैंक यू सो मच, आप साथ मौजूद थे। हम आज स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स खुलने की बात करें, जब कराची की बात की, सिंध की बात की, तो हमें मालूम ये हुआ कि 99.9% स्कूल खुले हैं। और अगर ऐसा मामला नहीं है, दोपहर तक मामला सामने आएंगे तो हम इसको रिपोर्ट लाजमी करेंगे। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं किरण, पंजाब फैसलाबाद, वहाँ की क्या सूरत हाल है? वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्योंकि भाई स्कूल तो खुल गए, छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल आना भी शुरू कर दिया। सफाई का एहतमाम किया जा रहा है, सैनिटाइजर डिसइंफेक्ट कैसे करें, ये सब कुछ मेक श्योर किया जा रहा है। तो अब्दुल अहद हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल अहद, फैसलाबाद ही का अगर हम तस्करा करें तो मुझे ज़रा बताएंगे आप, कितने बच्चे हैं क्लासेस तक पहुंचे हैं, कितने स्कूल्स खुले? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो 6.5 माह के बाद तालीमी सिलसिला एक बार फिर से उसका तसलसल शुरू हो चुका है। बच्चे आज पहले दिन प्राइमरी के बच्चे स्कूलों में वापस लौटे हैं और बहुत अच्छा माहौल देखा जा रहा है स्कूलों के अंदर। बच्चों को सबसे पहले गेट पर मास्क फराहम किया जाता है। उन बच्चों को जिन्होंने घर से मास्क वियर नहीं किया होता, घर से मास्क नहीं लेकर आए होते, उन्हें सबसे पहले मास्क दिया जाता है। फिर उसके बाद उन्हें क्लासरूम के अंदर लाया जाता है और क्लासरूम के अंदर लाने से पहले सबसे पहले उनके हाथ को सैनिटाइज़ किया जाता है सैनिटाइज़र से, जो कि गेट पर ही मौजूद एक टीचर उन बच्चों को सैनिटाइज़ करती हैं। हम क्लासरूम की जानिब भी जाते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या माहौल है। टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तालीमी सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 1100 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल जो हैं वो आज ओपन हुए हैं। क्लास का माहौल भी आप देख सकते हैं। बच्चों को एक बेंच के ऊपर एक ही बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, एक बेंच पर 2 बच्चों को नहीं बिठाया जा रहा, क्योंकि एसओपीज़ को मद्देनजर रखते बहुत अच्छी बात है चीज़ों को मेक श्योर किया जा रहा है, अमल दरामद कराया जा रहा है। आप भी इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं, मुझे हाजिरी का तनासुब बता सकते हैं? 1100 स्कूल्स हैं, हाजिरी का तनासुब आज क्या है रफली? क्योंकि ज़ाहिर है एक्यूरेट बताना तो भी मुश्किल होगा, बट रफली। जी बिल्कुल, सीओ एजुकेशन से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि चूँकि आज पहला दिन है, कुछ टाइम भी बच्चों को मालूम नहीं होता और पहले दिन बच्चों का मूड भी नहीं होता, चाहे जितनी भी छुट्टियाँ हों बच्चों का स्कूल जाने को दिल नहीं करता। आज हाज़िरी का तनासुब जो है वो तकरीबन 60 to 70% रहा है और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामूल के मुताबिक जो है वो पढ़ाई शुरू हो जाएगी, हाज़िरी का तनासुब भी जो है वो उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। अब्दुल अहद, ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है, जाहिर है समटाइम्स ऐसी इमारतों में स्कूल होता है जहाँ पर ये मैनेज करना खासा मुश्किल होता है, इसमें दिक्कत आती है। तो वो क्या मामला है यहाँ पर? कितना आपने देखा कि कितने फीसद स्कूल ऐसे थे जहाँ पर ये फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम फैसलाबाद के स्कूलों की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल तो सभी ऐसे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई इशू जो है वो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उन स्कूलों का एरिया ज़्यादा होता है और मेन गेट्स जो हैं वो भी बड़े होते हैं और क्लासरूम्स की अगर हम विड्थ की बात करें, लेंथ की बात करें तो वो भी कदरें बेहतर होती हैं प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी निस्बत। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बच्चों की तादाद जो है वो क्लासरूम के अंदर सिर्फ उतने ही बच्चों को बिठाया गया है जितना ये क्लासरूम अफोर्ड कर सकता था या जितने SOPs के अकॉर्डिंग थे। बच्चों को एक बेंच के ऊपर एक ही बिठाया गया है, ज़्यादा बच्चे नहीं बिठाए गए, दूसरी क्लासेस के अंदर शिफ्ट भी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हायर सेकेंडरी या एलिमेंट्री बच्चों को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इसी तरह प्राइमरी के बच्चों को भी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप पहले दिन आएगा, दूसरा ग्रुप जो है उसको दूसरे दिन बुलाया जाएगा, जबकि पहले ग्रुप को दूसरे दिन छुट्टी दी जाएगी। तो ये वो तमाम SOPs हैं जिनको मद्देनजर रखा जा रहा है। हमारे साथ स्कूल सरबराहान मौजूद हैं, स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या मैडम ये बताइएगा कि बच्चे आज पहला दिन था, किस तरह से बच्चों को SOPs के बारे में बताया गया, कौन कौन से वो ख़ास SOPs थे? और छोटे बच्चे इनकी ज़्यादा हिफाजत होती है, इनकी हिफाजत किस तरह से करेंगे? आज तकरीबन 6 माह के बाद स्कूल खुले हैं और बच्चों का आज प्राइमरी बच्चों का आज फर्स्ट डे था। जो हमारा हाई सेक्शन है और जो मिडल सेक्शन है वो तो आपको पता है कि 23 सितंबर से आ रहा है और जो पहला है वो 15 सितंबर से शुरू हुआ था। वो तो बच्चे अब काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि वो एहतियात कर रहे हैं और पूरे SOPs पे अमल करवाया जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अब प्राइमरी सेक्शन आया है, ये छोटे बच्चे हैं, आज इनका फर्स्ट डे था, इनको हमने गेट से ही इंस्ट्रक्शन दी कि आपने मास्क के बगैर किसी ने नहीं आना। जिनके पास मास्क नहीं था
उनको मास्क प्रोवाइड किया गया और उनको बच्चों को अंदर लाया गया है। पेरेंट्स को भी बाहर गेट पे भी हिदायत दी गई हैं और 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक ग्रुप जो है वो अल्टरनेट डेज पे आएगा और सेकंड ग्रुप। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि वालिदैन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, खुद छोड़ने के लिए आते हैं वालिदैन का क्या रिएक्शन था? बहुत ज़्यादा वालिदैन परेशान भी होते हैं छोटे बच्चों को लेकर, इनकी हिफाजत बहुत होती है, तो वालिदैन ने आपको क्या कहा, किस तरह से आपको हिदायत दी वालिदैन, क्योंकि उनके बच्चे हैं? जो है वो ग्रुप्स बना दिए थे और उनकी लिस्टें जो हैं वो पेस्ट की हुई थी बाहर, और गाइडलाइन के लिए हमने मुलाजमों की भी ड्यूटी लगाई थी, वो साथ साथ गाइड करते रहे हैं। जो बच्चे जो कल ग्रुप था उनके भी चंद बच्चे आए थे, जो खुद आए हैं उनको तो हमने बैठा लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है बेटियां थीं तो हमने वापस नहीं भेजा उनको, लेकिन जो बच्चे पेरेंट्स साथ थे उनको हमने गाइड कर दिया कि आप अपने बच्चों को कल अगले दिन डिवाइड कर दिया, उनका रोल डिवाइड कर दिया गया है और बड़ी हद तक फैसिलिटी जा रहा है। लिस्ट्स भी लगाई गई हैं कि आधे बच्चे एक दिन, आधे बच्चे दूसरे दिन, दैट्स हाउ दे हैव डिवाइडेड द क्लास। अब्दुल्लाह बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप और हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से मुताल्लिक अपडेट करते। किरण, आई वाज थिंकिंग इन द मॉर्निंग कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ाई पारे बच्चे ये जिनकी पढ़ाई का आगाज ही ऑनलाइन से हुआ है, यानी मैं बात कर रहा हूँ नर्सरी प्रेप के बच्चे जिन्होंने पढ़ना जब शुरू किया तो वो शुरू ही ऑनलाइन से किया है, इनकी जिंदगी आगे चलकर कैसे बदलेगी ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे ये कि जो लोग ऑनलाइन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो किस बिना पर कर रहे हैं, तो हम जो है ना आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं और शुएब वाज़ेह डिवाइड है यहाँ पर ऑनलाइन और फिर उसके बाद में फिजिकल क्लास, दोनों के ऊपर कौन किस मौक़िफ़ का हामी है मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। जैसे वोट किसी से नहीं पूछते वैसे इस बारे में भी किसी से नहीं पूछते, लेकिन घर बैठे 1000 बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और फिर ये कि इसके लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए, पूरा सिस्टम है और इसी सिस्टम के ज़रिए 16 असातिज़ा 1000 बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। बहुत बड़ा आइडिया है, इसको पूरे फीडबैक के साथ में चलाया जा रहा है और इस सारे के सारे आइडिया के पीछे हैं कराची के सलीम कुरैशी साहब। इन्होंने कोरोना के दौरान फिजिकल की बजाय ऑनलाइन स्कूलिंग की अहमियत को उजागर किया, इस पर काम किया और एक बहुत बड़ी चैन चल पड़ी। एग्जैक्टली अच्छा, किसने साथ दिया? उनकी अपनी बेटियों ने बहुत ज्यादा साथ दिया, लैनी एंड सूफी। एक तो ये कि या सोफी और ये व्लॉग्स ये तो हफ्ते में दूसरा है, कोई बात हम इसके बाद में बात करेंगे। अच्छा ऑनलाइन मैं आपको बताऊंगी हम इस पे क्या वर्किंग करेंगे आगे, ठीक है? अच्छा, ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद है अपना। अच्छा किरण, व्लॉग्स तो ये बनाती हैं बच्चियां, लेकिन कितना इनको फायदा हो रहा है इस ऑनलाइन एजुकेशन से और इसी तरह जो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक क्या है, तो हमने सोचा इस पर हम बात करें। ये जितने रोशन चेहरे हैं वो इतने सारे दूसरे भी रोशन चेहरे, तो हम इनका इंतखाब कर सकते थे, हमने किया। सलीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम टू नया दिन एंड वी हैव लैनी एंड सोफी और दोनों बहुत पाली हैं माशाल्लाह। सर और आप? You're good. You're cool. Super cool. Lenny, how old are you? I'm 10 years old. Okay, and Sophie? I'm 5. माशाल्लाह 10 साल और 5 साल और ये 5 साल की बच्ची ये भी ऑनलाइन पढ़ रही हैं। दोनों बहुत प्यारी बच्ची हैं। सलीम साहब प्लीज़ फर्स्ट शेयर कीजिएगा ये आइडिया आया कैसे आपको कि ऑनलाइन की तरफ हमें शिफ्ट करना है और फिर इस मैसिव स्केल पर शिफ्ट करना है कि आपने फिर टीचर्स को भी गैदर किया, फिर अब 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी हमारा कोविड से पहले हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्यूशन सेंटर था। ओके जैसे ही कोविड आया उसके बाद हमने SOPs को फॉलो किया, हमने लॉकडाउन शुरू किया, मगर जो हमारा ट्यूशन सेंटर था वो चल रहा था नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूटर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन। बिकॉज हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जब बच्चे को पढ़ाना होता है स्पेशली ट्यूशन सेंटर में तो स्कूल से तो पढ़ के आ रहा होता है, राइट? अब हमको ये देखना होता है कि उसकी वीकनेस कहाँ पर है, उसकी वीकनेस को एड्रेस कर दिया और फिर बच्चा आगे निकल गया, ठीक है? तो वीकनेस को एड्रेस करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको पहले टेस्ट ले लें, सब इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो हमारा ऑनलाइन पहले से था। मगर ओके आप पहले ही बच्चों का इस तरह ऑनलाइन टेस्ट लेते थे, पहले भी ऑनलाइन ही पढ़ाते थे? बिल्कुल। फिजिकल क्लासेस पहले भी नहीं थी? फिजिकल क्लासेस थी ट्यूशन सेंटर में, मगर ट्यूशन सेंटर एक फिजिकल स्पेस था जहाँ पे हम ऑनलाइन टूल्स यूज कर रहे थे बच्चों को पढ़ाने। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि देखिए इसको हम अब जरा कोरोना से अलग रखकर बात करते हैं, ठीक है? इसके रिजल्ट्स आपने कैसे पाए? देखिए कोई भी काम, कोई भी आइडिया क्लिक नहीं कर सकता जब तक कि वो कामयाबी से हमकिनार ना हो। आपने कोरोना से पहले भी ऐसा ही ऑब्जर्व किया कि ये एक ऐसा तरीका है कि इसमें आप दूर दूर बैठे बच्चे को भी बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाना एक्चुअली बहुत ही इजी टेक्निक है, ख़ास तौर पे आजकल के नए दौर में। जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उसकी वीकनेस कहाँ पर है, ठीक है? फिर उसको वही यूट्यूब की वीडियो दिखा देते हैं। ओके ये सब कुछ एक छोटे से टेस्ट और
थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन के तहत हो पाता है। बिल्कुल, तो बच्चा टेस्ट लेता है, जहाँ पे वो वीक है उसको यूट्यूब की वीडियो दिखाई दे जाती है। यानी हर सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाता है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा उसका वो टेस्ट होगा, जहाँ वीकनेस उसके हवाले से आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा काम हुआ है कि आपके पास वीडियोस हैं और आप वो वीडियोस देते हैं। सर मुझे बताएं कि आप जो ऑनलाइन सिस्टम के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर मैं इस तरह सवाल करूं कि जो फिजिकल क्लासेज हैं और जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसकी इंपॉर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती नजर आ रही है आपको? उसकी इम्पोर्टेंस जो है हर हाल में कम होगी, इसलिए कि जो हमारे टीचर्स हैं उन लोगों को उस लेवल ऑफ ट्रेनिंग से गुजारा नहीं गया है जो मिलनी चाहिए। जो 2030 के लिए 2030 के लिए जो बच्चों को आपको तैयार करना होता है नौकरी के लिए, जॉब मार्केट के लिए, हमारी अनफॉर्चुनेटली टीचर्स को वो ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। वही टीचर्स तो ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ा रहे होते हैं, तो इसलिए तो हम उन टीचर्स के पास जा ही नहीं रहे। ये हम पाकिस्तान से बाहर हम ये देखते हैं कि देयर आर बैड तो नहीं हो सकता टीचर, गुड टीचर्स, पॉपुलर टीचर्स, तो इसी के दरमियान है बहुत कुछ। तो अब पाकिस्तान में जो लोगों को समझ में आई है बात, वो ये कि एक स्कूल के टीचर और एक ऑनलाइन जो टीचर्स हैं ये पॉपुलर टीचर्स हैं। सर पॉपुलर और प्लस गुड ये चाहिए। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि इसमें ना गुड देखते हैं ना पॉपुलर देखते हैं, फिर क्या देखते हैं? ठीक है, ऐसा कहते हैं कि इसमें वो देखते हैं जो टीचर बाहर का ब्रिटिश टीचर है, जिसने अपनी 1+1 की वीडियो बनाई हुई है और उसने यूट्यूब पे डाल दिया है, तो हम बच्चों को वो चीज़ दिखाते हैं। उससे बड़े मज़े की चीज़ एक होती है, ना सिर्फ बच्चा पढ़ लेता है मगर उसका एक्सेंट भी चेंज होना शुरू हो जाता है। मल्टी डायमेंशनल टास्क है। बिल्कुल नहीं, और लहजा तो बेहतर होना चाहिए, ज़बानें तो ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, खास तौर पे जब इंग्लिश ऐसे करते करते वो बच्चे उर्दू बिल्कुल नहीं सीख पाते। नहीं, आप बच्चों को, हमारे पास कुरान क्लासेस भी होती है माशाल्लाह, जबरदस्त। सर लेकिन मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, आपका फोकस इसमें मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स पर है कि टीचर आप अच्छा सिलेक्ट करें। जो सिलेक्शन ऑफ टीचर्स का क्राइटेरिया है आपका वो क्या है? अच्छा, तो बहुत माजरत के साथ हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी शुरू में। क्या? और हमने, बहुत बड़ी बात है कि आपने गलती की और आप मान भी रहे हैं, जबरदस्त। और वो सब टीचर से माजरत, मगर हमने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि हमने टीचर्स को हायर कर लिया था शुरू में। अच्छा, और वो गलती इसलिए हुई थी, इसलिए जो टीचर्स को हमने हायर किया था वो लोग जो हैं वो उनको क्लासरूम सेटिंग में पढ़ाना आता था मगर ऑनलाइन सेटिंग में पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता। ट्रेनिंग नहीं थी बिकॉज ये कम्प्लीटली न्यू फिनोमेना था। ठीक, तो फिर हमने सोचा कि यार इस पूरे एक हफ्ते के बाद हमने सोचा इस पूरे मॉडल को स्क्रैप करो, और ऐसा कहते हैं कि यंग ग्रेजुएट्स जो अपना बैचलर्स करके निकल रहे हैं, मास्टर्स करके निकल रहे हैं, सबसे बिल्कुल जिनको टेक्नोलॉजी की समझ है, जो हर वक्त जिनको सब टूल्स मालूम है, उनको हम हायर करते हैं। दे नीड टू बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन एंड दे नीड टू नो द सब्जेक्ट मैटर, राइट। और उनको हमने टीचिंग सिखाई कि ऑनलाइन टीचिंग किस तरीके से होती है। कर लिया आपने। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, हमारी टीचर्स जो हैं दे आर, उनको बच्चे बहुत पसंद इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे नो हाउ टू। एक छोटी सी बात, बच्चे जमाइयाँ ले रहे हैं, मैं उस तरफ भी जाना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ, और बहुत देर से ये लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं भाई बच्चों से बात करें। मुझे प्लीज़ एक जवाब दीजिएगा जल्दी से। सर ये टीचर को हायर करना, ट्रेनिंग करना और फिर उसके बाद में उसका एक अच्छा सा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो, कौन कौन इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है? क्या वो खातून जो पढ़ी लिखी हैं और घर तक महदूद हैं, क्या वो हजरात, वो लड़के, वो नौजवान के जो खुदा ना खास्ता जॉब गंवा बैठे हैं लेकिन वो वाकई पढ़ा सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी है कि वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं? आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार मारा गया बिकॉज ऑफ कोरोना, ऐसा है, पोटेंशियल है ऐसा? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने दूसरी चीज़ ये रखी है कि ये हमारा जो है ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी फ़ीस भी हमने बहुत ही नॉमिनल से रखी है, 3,500 रुपये रखी है एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो यूजली 2 या 3 सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते पर बच्चा 7,000, ठीक है। तो अब पूरा हिसाब लगाया, मगर अब इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम बहुत ही फोकस किस्म की तालीम डिलीवर कर सकते हैं, जिस चीज़ की जिस चीज़ की बच्चों को ज़रूरत होती है। अब बच्चों से कनेक्ट करते हैं बच्चों को, किरण मुक्कू बंद कर लो कोई बात नहीं। अच्छा, आप तो माशाल्लाह व्लॉगिंग भी करती हैं लेनी, ये व्लॉगिंग कितने साल से कर रही हैं? क्योंकि अभी तो खुद बड़ी छोटी सी हैं। तो पहले मेरा एक चैनल था, उसका नाम था अलेना एंड द ब्लॉकचेन किड्स। मैंने वो शुरू किया था जब मैं 7 साल की थी, लेकिन इस साल मैंने एक न्यू शुरू किया है, उसका नाम है फ्लिपर्टी सिस्टर्स। अब मुझे जरा, ये छोटू आपके साथ होती हैं जी, हेल्प आपको रहती है जी? हेल्प मिलती है, थोड़ा तंग करती है?
हेल्प मिलती है। लेनी मुझे लेकिन ये बताएं कि आप स्कूल जाती हैं? जी हम लिंकन मेथड्स ऑनलाइन स्कूल करते हैं। आप सिर्फ उसी के तहत पढ़ रही हैं सारे सब्जेक्ट्स, आप फिजिकल किसी स्कूल में नहीं जा रही? नहीं अभी नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं जा रही, अदरवाइज जाती थी। इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत आपको क्या लगता है कि कितनी आपको सपोर्ट मिलेगी? ज़्यादा अच्छा पढ़ने का तरीका, ज़्यादा आपको मज़ा आता है? या आपको लगता है मुझे स्कूल तो जाना ही चाहिए था थोड़े से दिन? मुझे स्कूल पहले जाना था लेकिन अब मैं ऑनलाइन स्कूल यूज्ड टू हो गई हूँ, तो आप प्रेफर करती हैं? जी। आपके अगर आपके फ्रेंड्स हों तो आप उन्हें भी कहेंगे कि अच्छा स्कूल नहीं और ये ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? जी मैं ऑनलाइन स्कूल करना है क्योंकि मैं फोकस्ड हूँ और मेरे बेटर ग्रेड्स आए थे इस साल। अच्छा, इसकी वजह से आए थे। बट अगर इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत आपको सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो फिर ऑनलाइन जो स्कूल है ट्रेडिशनल, उसकी इंपॉर्टेंस तो है लेनी नहीं? है। सर मुझे एक बात इससे पहले कि स्कूल से मुतालिक पूछूं, क्योंकि हमने टीचर से मुतालिक बहुत आपसे सवाल किए थे। जो भी टीचर आपके साथ ऑन बोर्ड आना चाहता है, वो एक हाउस वाइफ भी हो सकती है जिसने शायद बड़ा अच्छा पढ़ा होगा, गोल्ड मेडलिस्ट भी होगी, लेकिन अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो बाहर नहीं निकल सकती, बच्चे हैं, घर को टाइम देना है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके साथ मिलकर बच्चों को पढ़ा सके? नहीं, उसको भी पढ़ाने के लिए आपके पास आना होगा, फिजिकली वहीं पर सेंटर में आके पढ़ाना होगा? नहीं, वो घर से पढ़ा सकते, घर से पढ़ा सकते। बल्कि हम एक कैंपेन चला रहे हैं कि हमको 10,000 टीचर्स को हायर करना है। अच्छा। बच्चे इतने सारे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बिकॉज ऑफ द कोविड बहुत सारे घरानों में रोज़गार जो है वो कम हो गया है, या तो फायर हो गए, या तो टर्मिनेशन हो गई, या तो सैलरीज कट हो गई। तो सबसे पहले जो अफेक्ट होता है ना वो बच्चे होते हैं, बिकॉज कि यार इतनी फीस हम क्यों दे रहे हैं बच्चों को स्कूल से? नहीं, लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर आप इसको इस तरह कंपैरिजन करें कि एक फिजिकल जो क्लासेस हैं, जो ट्रेडिशनल स्कूल है, वहाँ पर बच्चे का वहाँ पे फीस देना, वहाँ के एक्सपेंडिचर्स, और आपके पास आना सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना और ये फीस देना, आपको लगता है ये बैलेंस? नहीं, तो हमारे पास सब सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल सब सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर पढ़ना ट्रेडिशनल स्कूल में, यहाँ पर फीस देना और फिर आपके पास आना, यहाँ पढ़ना, कितना फर्क पड़ेगा इस एक्सपेंडिचर पे? आई वुड से कि ऑनलाइन स्कूल जो है वो फिर भी काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अच्छा, फिर भी सस्ता पड़ेगा? फिर भी सस्ता पड़ेगा, बिकॉज हम लोग पैकेजेस बना देते हैं ना। अच्छा। हमारा जो है इट्स अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, इट्स नॉट यानी कि इससे हम कोई पैसा ऐसा सच बना नहीं रहे, इट जस्ट नीड्स टू ब्रेक इवन। तो हमारा गोल ये होता है कि हम फीस अपनी बहुत कम रखें, टीचर्स को भी उन टीचर्स को हम हायर करें जो जिनको टीचिंग का शौक है। अच्छा, राइट, नॉट वो जिनको बहुत हज़ारों रुपए बनाने हैं। तो इससे ये होता है कि एक पूरी कम्युनिटी जरूरी है, पढ़ाएं और टीचर आपका एम होना चाहिए, साथ में प्रॉब्लम्स तो हों लेकिन ये जरूर है। अच्छा भाई, मैं ये छोटू से बात कर लूँ जरा? अच्छा, मैंने उस तरफ बिठाया था, आप जो है ना घूम घूम के तो इस तरफ आ गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताया फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ती है? सिर्फ तो 5 साल की हैं अभी। कुछ भी थोड़ा बहुत क्या पढ़ती हैं वैसे अभी? ज़ाहिर है मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू बेसिक तो पढ़ाना शुरू कर दिया होगा। जो इनको हेल्प करती है या तो वो बता दे मुझे। दोनों बहुत देर से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी। मैं बताऊँ किरण क्या बात कर रहे थे? She was so excited to see herself on screen. सोलो में दिखाएं, सोलो करें फौरन, विंडोज गिराएं, ये देखें, सामने देखें। Happy to see yourself on screen. बाल किसने बांधे? किसने क्लिप किया? मम्मा ने? जी। बहुत प्यारा क्लिप किया है। दोनों में से किसके ज्यादा अच्छे क्लिप हुए मुझे बताएं? मुझे तो ये वाले अच्छे लगे हैं वैसे, लेकिन शोएब का ये कहना ये ज्यादा मुझे प्यारे लगे। दोनों के अच्छे, दोनों के बहुत प्यारे हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये मुझे थोड़ा सा बताएंगे, कभी आप लोगों को ऐसा रिस्पांस मिला हो कि जो आपने व्लॉग किया था उसकी वजह से किसी को हेल्प हुई? इस तरह हंस के देखोगी मुझे प्लीज। कभी होता है ना, आप जो मेहनत करते हैं, आप जो काम करते हैं, फिर आपको ये लगता है कि इसका इम्पैक्ट क्या आया, फीडबैक जब मिलता है, अच्छा फीडबैक क्या आया, या तो फिर आप कहीं जा रही हो, कोई आसपास के आपके मोहल्ले के कोई फ्रेंड्स हो, बाबा मामा के कोई फ्रेंड्स हो, वो कहें हाय हमने वीडियो देखा था? मेरे दोस्तों ने बोला, जब मेरे दोस्तों ने बोला था कि मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे थे, और मेरे एक दोस्त ने तो ज़ूम पे तो मेरी एक दोस्त ने लिखा था सब्सक्राइब टू फ्लिपिटी सिस्टर्स। जबरदस्त लैनी एंड सोफी, थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। और ऑनलाइन सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है आज हम इस पर बात कर रहे थे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। हमने ये तो बात की तालीमी मैदान में इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए जो नए नए सिस्टम आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस डिटेक्ट करने वाले
कुत्ते हैं, मैदान में आ चुके हैं। जी 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 जी, हीथ्रो एयरपोर्ट पर कुत्ते तैनात कर दिए गए और इन कुत्तों को सूंघ कर वायरस की तशखीस करने की खुसूसी तरबियत दी गई है। जिस शख्स को कोरोना वायरस लाहक हो उसके जिस्म से खास किस्म की स्मेल आती है जिससे ये कुत्ते बखूबी शनाख्त कर सकते हैं। सूंघने के लिए इन कुत्तों को मुसाफिरों के पास नहीं भेजा जाता बल्कि मुसाफिरों के जिस्म पर वाइप फेरा जाता है और अलग कमरे में मौजूद कुत्तों के सामने पड़े एक कप में इस वाइप को फेंक दिया जाता है, तो वो जिस कप की तरफ जाएंगे उसमें जिसका वाइप होगा दैट मींस कोविड पॉजिटिव। बट द क्वेश्चन इज कि किरण, हम तो कोविड से मुताबिक सुनते हैं कि सूंघने और चखने की हिस्स खत्म होते हैं, कुत्ते को कोरोना हो गया तो क्या करेंगे? और अगर आपको उससे डर लगता है तो क्या करेंगे? मेरा पहला सवाल यही है। दूर ही है, वो तो कमरे में है। मुझे तो दूर से देख के अरे हमने थोड़ी वहां जाना है किरण, वो वाइप फेर के वाइप तो मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान भी तो हो सकता है ना, वो वाइप जाएगा किरण, बंदे ने नहीं जाना व्हाटसोएवर। दूर से भी अगर मुझे पता हो कि आसपास इस रेडियस में कहीं पर, अच्छा चलिए ठीक है, ओके फाइन, चलिए बढ़ जाते हैं। मैं अपने खौफ को शिकस्त देने की कोशिश करती हूं प्लीज। ये क्योंकि अगर इंसान ऐसा सोचे तो वो कर दिखाता है। ये जो आपके फियर्स होते हैं ना, इनसे लड़ना आपने सीखना है। ये हमने वैसे अमूमी बात की है, ये फायदा देती है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अगर आप कुछ करने का इरादा कर लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने सोचा कि मैंने ये पहाड़ हिलाना है, हिला सकते हैं भाई, बिल्कुल हिला सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो हिला सकते हैं। मैंने एग्जांपल कोड के हिलाना बिल्कुल नहीं है, कोशिश नहीं करनी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि अगर आप करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं। एनीवेज, पानी पर अनोखे अंदाज से स्कीइंग की हम इस वक्त आपको वीडियो दिखा रहे हैं। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा, यहाँ से इनका ताल्लुक है और इन्होंने हैरत अंगेज काम सर अंजाम दिया है कि जिसको उन्होंने मुझे बताया आप देखें किरण, स्कीइंग देखिए। अक्सर हम देखते हैं किरण, क्लाउन्स होते हैं जो लंबी लंबी टांगे जिनकी होती हैं, मुझे लग रहा है इन्होंने वही टेक्निक यूज की है। एग्जैक्टली, इन्होंने वही कि 11 फीट बुलंदी पर वाटर स्कीइंग की है। एक तो स्कीइंग करनी है वो भी इतनी ऊंचाई के साथ में। अच्छा वैसे किरण, ये ऑलरेडी किसी का रिकॉर्ड था, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। गैलन स्प्रे का रिकॉर्ड था, इन्होंने तोड़ा है। ये तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जी, रिकॉर्ड बनाना और फिर उसको तोड़ देना। मेरे पास आज इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल डिटेल से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर है हमारे पास। ओके, मैं दे देती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं बता देती इस बारे में। चलिए, अब आपने मना किया है, कोई बात नहीं। तो टीजर जी जी बिल्कुल। किसी का रिकॉर्ड हो और आप उसको गिरा दें, ख़त्म कर दें, निस्त नाबूद कर दें और वो रिकॉर्ड आपके पास आ जाए और फिर अगला बंदा डरने लग जाए कि अगला कोई रिकॉर्ड होगा, जैसी चिकनाचूर होगा। आज हम इसकी एग्जांपल आपको देंगे, लेकिन पहले लबनान की बात करेंगे। यहाँ कार रेस के मद्दाहों ने अपने पसंदीदा ड्राइवर को सपोर्ट करने और फिर रेस देखने के लिए तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली 21 क्रेनों पर बैठकर कार रेस देखी और अपने पसंदीदा ड्राइवर्स को सपोर्ट भी किया। भाई, एक तो रेस और उसको देखने का ये अंदाज, भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्या बात। लेकिन इतनी ऊंचाई पे बैठकर मैं ड्राइंग रूम से सही है। अब किरण, यहाँ पे आ जाता है फेयर। कुछ लोगों को हाइट से फेयर होता है। That's not fair. That's not fair. अच्छा जी, वापस आ जाए। अब हम फिर से उस खबर की तरफ जाएंगे जिसका किरण ने टीजर दिया था। डिटेल उसकी ये है, अपने फोरहेड से उन्होंने दे दनादन धन पन दिए सारे के सारे वॉलनट्स, मतलब तोड़े। वॉलनट नहीं समझा इन्होंने, इनको समझा शायद कि ये भारतीय है मेरे सामने। इनको तो पीनट समझ लिया इन्होंने, पीनट अखरोट को समझा। जरा देखें हुआ क्या था एक्चुअली। तो जनाब राशिद नसीम साहब, याद तो आपको आ गया होगा क्योंकि राशिद साहब, उनकी बेटी हमारे साथ आए, मौजूद थे यहाँ पर। हमने उनसे उस वक्त का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया था वो उस पर बात की थी। बट आज क्योंकि इस रिकॉर्ड की बात हो रही है, राशिद नसीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। नो वन वाज वेयरिंग मास्क, इसका मतलब है कि वीडियो थोड़ी सी पुरानी है। जी जी बिल्कुल, ये तकरीबन 1 साल पहले की वीडियो है और उस वक्त जो है वो इटली में नवीन कुमार के साथ मुकाबला हुआ था। क्योंकि ये वीडियो कॉपीराइट थी तो ये अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने अब उन्होंने रिलीज की है। अभी रिलीज की है। मैंने भी कल परसों ही देखी है। पहले आपने पहले नहीं देखी? मैंने भी पहले नहीं देखी थी, सिर्फ मुझे रिकॉर्ड ब्रेक करके आया था। अच्छा ये बताइए, ये आपको अंदाजा था कि हो जाएगा? प्रैक्टिस खूब ठीक ठाक करके रखी हुई थी? प्रैक्टिस मेरी पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है मैंने सिर्फ 7 डे के नोटिस के ऊपर जो है वो जाके इटली में जाके अटेम्प्ट किया था। और बेसिकली ये रिकॉर्ड पहले मेरे पास ही था। फिर ये नवीन कुमार ने पहले मुझसे ये रिकॉर्ड ले लिया था वापस। अच्छा। तो फिर मैंने कराची के अंदर जो है नवीन कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो जब उन्होंने मेरी दोनों की परफॉर्मेंस हमारी देखी तो दोनों को मदऊ कर लिया वहाँ पर। अच्छा। लेकिन नवीन कुमार से इन्होंने पहले से रब्ता किया हुआ था, ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले से। और लेकिन जब मुझसे रब्ता किया तो मैं उस वक्त जर्मनी में एक टीवी शो करा रहा था, रिकॉर्ड करवा रहा था। तो मैं वापसी आकर सिर्फ 7 डे के नोटिस के ऊपर जो है मैं वापस इटली गया था और मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन की प्रैक्टिस, 5-6 दिन की प्रैक्टिस ही आपने टोटल 6 दिन की प्रैक्टिस मैंने की। तरफ थी 6 मंथ की प्रैक्टिस, 3 मंथ्स, 3 to 4 months। उनको पता भी था पहले से। लेकिन चलिए, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे ये बताइए, ये इसके बाद कोई चोटें, कोई खराशे, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं?
नहीं, चोट तो बिल्कुल लगती है। रिकॉर्ड इस तरह का है कि इसके अंदर चोट लगती है, तकरीबन 10 से 15 दिन लगे थे सही होने में। लेकिन कोई जब मुल्क की बात आती है, पाकिस्तान के झंडे की बात आती है, तो फिर छोटी मोटी चोटें जो है ना वो कुछ नहीं है। अब मुझे ये जरा सा आप बताएंगे कि अब जब कि ये लोगों को पता लग गया, एकदम बिल्कुल समझिए कि आग सी लग गई मीडिया पर कि कितना बड़ा एजाज़ फिर से अपने पास आपने ले लिया, ये मुझे बताइए अभी क्या फीलिंग है, और फिर ये भी बताइए कि अगला टास्क क्या, अगला क्या सोचा आपने? देखें, मैं 50 से ऊपर 61 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त होल्ड करता हूँ, और मेरे टारगेट्स हैं आगे मज़ीद कि मैं अपनी कोई ज़बरदस्त किस्म की एकेडमी बनाऊँ और वहाँ पर बच्चे सीखें, ये मेरा टारगेट है। अभी भी एक एकेडमी चल रही है छोटी सी, लेकिन अब इसको बड़े लेवल पर करने का मूड है। और दूसरा ये है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी मैं सेंचुरी कंप्लीट करना चाहता हूँ, और 61 मैं कर चुका हूँ, और मेरी एकेडमी जो है वो 75 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना चुकी है। और बस इस तरह के कुछ प्लान हैं इंशाल्लाह आपने कि भाई इतने बचे मेरे पास और मैं इसे इतने टाइम में करूँगा। देखें, यहाँ पर पूरी प्लानिंग चाहिए बॉस। जी बिल्कुल। असल में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं मेरे साथ, तो इस वजह से वक्तन फ़वक्तन हम अपने हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आज तक मैंने बगैर स्पॉन्सर के और बगैर किसी सपोर्ट के ही बनाए हैं। और अगर सपोर्ट हो तो आप तो ये 1 साल में मैं 100 पूरा कर सकता हूँ। अगर सपोर्ट मिल जाए, स्पॉन्सर मिल जाए, थोड़ा सा ध्यान हो, तो सिर्फ 1 साल लगेगा आपको 61 से 100 पे जाने में। जी बिल्कुल। मैंने अभी कोविड के अंदर जो है तकरीबन 16 रिकॉर्ड जो है रजिस्टर करवाए हैं सिर्फ 5 महीने के अंदर विदाउट एनी सपोर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, एकेडमी अलग है, वो जो बेटू आपकी कर रही है, बेटी जो आपकी कर रही है वो अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या कर रही है वैसे आजकल? वो मार्शल आर्ट करती है, पढ़ती है, अभी क्लास 3 के अंदर। नया टास्क कोई दिया हुआ है कि भाई ये पर काम करे, वो दे दिया है मैंने उनको टास्क। इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगी मुस्तकबिल में वो रिकॉर्ड इंशाल्लाह। सर मुझे लेकिन ये बताएं, आपका भी फोकस ये है कि अच्छा वो जो भारतीय हरीफ है ना उसको हराना है, बेटी का भी यही फोकस हमने देखा था, ये सारा कुछ आपका उस तरफ ही है, इंडिया के जो एथलीट्स हैं, इंडिया के जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको हराना है। देखें, वो ये होता है कि जब हम कोई इंडियन रिकॉर्ड देखते हैं या हमें नजर आता है तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम इंडियन रिकॉर्ड को ब्रेक करें। वैसे तो 61 जो हमने 75 जो रिकॉर्ड बनाए हैं उसके अंदर हर मुल्क के ही एथलीट शामिल हैं। बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मुझे लोग कहते हैं कि यार ये तो पाकिस्तानी सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने अमेरिकन को मुख्तलिफ रिकॉर्ड में हराया है, जर्मनी को हराया है, चाइना के एथलीट को हराया है, जापान के एथलीट को मैंने बीट किया है, मतलब दुनिया के फ्रांस के एथलीट को, इटालियन एथलीट को। ये जो नवीन को जिनको बीट किया आपने, इनसे आपका कांटेक्ट भी है, बात होती नहीं? जी नहीं, इनसे कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। इनको तो बल्कि मैं रिकॉर्ड के बाद जो है कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी देना चाह रहा था, क्योंकि हमारा ये पाकिस्तानी कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर है हमारा कि जब हम जाते हैं कहीं पर तो जब मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो मैं गिफ्ट लेके जाता हूँ यहाँ से, पाकिस्तानी कल्चर पेश करता हूँ वहाँ पे जाके। तो ये मिले ही नहीं मुझे, चले नहीं मिले। मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। वो जो 3 महीने से जिनके साथ कांटेक्ट में थे ना, उनसे एड्रेस लीजिएगा और चाय की पत्ती भिजवा दीजिएगा, ये भी अच्छा है। Because RT is fantastic. Exactly. रिकॉर्ड्स भी तो फैंटास्टिक है अपने। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताइए कि ये तो हम करें, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या इशारे कर रहे हैं? ये हमारी देखें बातें हो रही हैं आंखों में, अगर आप इजाजत देंगी तो सवाल करूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, फिर ठीक है, पहले आप पूछ लें। मैं सिर्फ किरण से पूछना था कि हमारी ना ऑफ एयर गुफ्तगू ये हो रही थी, मैंने इनसे पूछा कि अब कोविड के दिन भी हैं और अदरवाइज भी आप हर शख्स का फोकस होता है कि मैं ना लोगों को सिखाऊं और यूट्यूब के जरिए भी सिखाऊं या समटाइम्स अपनी वीडियोस यूट्यूब पे बनाऊं। मैं YouTube से मुताल्लिक आपसे जो बात कर रहा था, मैं चाहूँ शेयर करें ज़रा नाजरीन से। जी बिल्कुल। असल में रिकॉर्ड्स इतने सारे हैं कि वो ना तो लोगों को प्रोग्राम्स के अंदर बताना मुश्किल होता है, और तो मैंने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है मोहम्मद राशिद नसीम। तो वहाँ पर जो है मैं ऑनलाइन और बच्चों को अब सिखाना भी शुरू कर चुका हूँ, और उसके अलावा मैंने अपने जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं 75 जो रिकॉर्ड्स हैं वो वहाँ पर मैंने जो है वो अपलोड किए हैं। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके मुझे जरूर सपोर्ट करें। और यही आपका पैगाम उन लोगों के लिए भी होगा जो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं, वो लड़कियां, बच्चे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बल्कि गर्ल्स को खास तौर पे आना चाहिए, और मैंने वहाँ पर अपनी बेटी की वीडियोस अपलोड की। अगर आप मेरी बेटी के लेवल देखें सेल्फ डिफेंस का 7 ईयर्स की वो है, और आप यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे कि वो किस तरीके से, हम हैरान रह गए थे जब यहाँ पर आके बैठी थी। और वो दुनिया की जो है वो सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट जो है उनको ये अवार्ड भी उनके पास, इतना अच्छा लेवल है उनका, तो माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही हैं वो भी। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लड़कियां भी जो है मेरी बेटी की तरह हैं, जब वो मेरे पास आएंगी वो भी मेरी बेटी की तरह नहीं आ सकता, वो यूट्यूब पर जाकर ट्रेनिंग ले सकता है। अच्छा बिल्कुल, क्विकली एक बात और बता दीजिए, ये जो चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ के जो एथलीट्स हैं, यहाँ के जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, हमारे लोगों की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उनको जाके कम्पीट करेंगे तो पड़ोस में तो हलवा है, उसको तो आराम से गिरा देते हैं। इसके ऊपर काम कर रहे हैं?
बिल्कुल जी, मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि मैंने दुनिया के हर एथलीट के साथ जो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद था मैंने मुकाबला किया। वो किसी भी क्वालिटी के मार्शल आर्ट्स के ऊपर भारी आएगा। चाइना का मिसाल दे देता हूँ, चाइना देखें दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा आगे है मार्शल आर्ट के अंदर। मैंने ननचकू का अभी रिसेंटली जो है मैंने चाइना के एथलीट के साथ जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको मैंने बीट किया है। अभी उसने, आपने देखा होगा एक बॉटल कैप चैलेंज चल रहा था बहुत ज्यादा, तो उसने 10 बॉटल्स जो है वो ननचकू की मदद से 40 सेकंड के अंदर खोली थी, 37 सेकंड के अंदर। मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है और सिर्फ 17 सेकंड के अंदर मैंने ननचकू के साथ जो है वो एथलीट को जो है जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल पे उसी पे ही काम कर रहे हैं। बस आगे जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी है, जितना हमें अल्लाह ताला की सपोर्ट है सर। बेशक सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद था, बड़ा अच्छा लगा आपसे एक बार फिर आज मुलाके। इनके रिकॉर्ड्स थे, हमने शेयर किए, और जब स्पेशली वीडियो थे ना किरण, माथा बिल्कुल जख्मी था। दैट शोज कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उसका रिएक्शन उसके ऊपर उनका ये कि ये चोट तो कुछ भी नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरा एक और सवाल है, क्या वो जो वॉलेट्स तोड़े थे वो कहाँ गए? वो नट्स कहाँ गए? मैं ये डॉक्टर बिल्किस आएंगी ना तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी। मेरा फोकस याद दिलाऊंगी। मुझे कोई कह देना, मेरी अम्मी मुझे कह दे कि बेटा जरा तोड़ दो, मैं कहता हूँ हमारी बहुत मुश्किल काम है, वो मेरे से बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल ही फिस जाते हैं। ये बेसिकली ना मैं आपको बता रही हूँ, ये उसके बारे में पूछने कि वो जो उसके अंदर था वो खाया किसने। ये खुशी चेहरे की जो है ना इन्होंने गुम कर दी। I love wallets. अच्छा, nuts. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाज़ लोगों की अचीवमेंट्स आपको खुशी देती है, बाज़ दफ़ा आपको रवैये खुशी देते हैं। फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस, इसके वार्डन्स को देखिए, ये एक तरफ तो कोई बांटता है चालान, लेकिन आजकल ये बांट रहे हैं खुशियां। मुझे ऐसे वार्डन्स हर शहर में चाहिए, रोजाना चाहिए, और स्पेशली कराची में चाहिए किरण, जहां से गुजरे वहां 6-6 7 वार्डन्स खड़े होते हैं ना, वो काफी नजरों से देख रहे होते हैं, बेल्ट नहीं पहनी हुई, अच्छा पहनी हुई है तो चालान वो दिखा दो, लाइसेंस, अच्छा ये भी नहीं वो दिखा दो। ओ भाई कभी खुशियां भी बांट दो, जैसे यहाँ पर बांटी गई हैं। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। जो हाथ चालान काटते थे वो आज फूल बांटने लगे। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही और वार्डन्स के रवैयों का मस्बत तासर देने के लिए फैसलाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने राहगीरों में मुफ्त हेलमेट और फूल तकसीम किए। शहरी भी सरप्राइज मिलने पे खुश नजर आए। बहुत अच्छा किया है, हेलमेट दिया है, बहुत थैंक यू वेरी मच। और आप ट्रैफिक कवानीन की जो है पाबंदी लाजमी है हर इंसान पर। सीटीओ फैसलाबाद ने भी शहरियों से ताउन करने की अपील की। मेरी लोगों से अपील भी है कि किसी किस्म की उलझन ना क्रिएट की जाए, बल्कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। रॉन्ग वे, कम उम्र बच्चों को रोड्स पे लेके आना, इसके खिलाफ ममानियत है और इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक मुहिम के अगले मरहले में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। बगैर हेलमेट के सवारी और तेज रफ्तारी जान जाने का सबब बन सकती है, लिहाजा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन हैदर अली के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। जनाब, वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री में पाकिस्तान के कई गेम डेवलपर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इन्हीं में लाहौर के राहिल भी शामिल हैं, जो 500 से भी ज़ायद गेम्स अब तक बना चुके हैं और दुनिया की कई बड़ी कंपनीज के साथ अब तो ये जनाब काम भी कर रहे हैं। तो इनकी कामयाबियों का ये सफ़र दानियाल सत्तार की रिपोर्ट में आपके सामने रखते हैं। एक छत तले बैठे ये अफराद हिस्सा हैं इस कंपनी का, जहां आलमी मयार की मोबाइल गेम्स बनती हैं। कंपनी के सरबराह रहील इकबाल कहते हैं कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान उन्हें दुनिया भर के मुख्तलिफ अदारों के साथ काम करने का मौका मिला। 2010 में एक छोटी सी गेम डेवलप करने को आई, तो वो एक स्टार्ट था कि हमने कदम रखा। उसके बाद 2011 में, बल्कि 2012 में, कि हम अपने आइडियाज़ पे काम करते हैं और अपनी गेम्स खुद डेवलप करते हैं। इनकी 500 से ज़ायद गेम्स के करोड़ों डाउनलोड्स हो चुके हैं। जिन गेम्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर ज्यादा पजीराई हुई, उनमें फार्म डे विलेज, कुकिंग डे और गन शूटिंग गेम शामिल हैं। ये बेसिकली बहुत एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है और इसमें जो काम करना होता है आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करना होता है, बिकॉज क्योंकि दुनिया में हर जगह लोग आपकी गेम डाउनलोड करके खेलते हैं और सो उस पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। रहील इकबाल ने नौजवानों से कहा है कि वो गेम डेवलपमेंट को अपना करियर बनाएं तो अपने फायदे के साथ साथ कीमती ज़र मुबादला भी पाकिस्तान ला सकते हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा बात कर लेते हैं हम के पड़ोसी मुल्क भारत में क्या हो रहा है। आपको याद तो होगा कि दिल्ली में क्या हुआ था जब मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे और उसमें पुलिस का रोल क्या रहा था। याद तो हमें कश्मीर के मामलात भी हैं, याद तो हमें हर उस स्टेट के मामलात हैं जहां पर स्टेट फेल हुई है, याद तो हमें वो सारे मामलात हैं जहां मोदी सरकार की बर्बरियत नजर आई है। अगर हम बात कर लें कि फिर अब भारत उन मामलात में क्या कर रहा है, यानी जिसने उसके हवाले से रिपोर्ट जारी की, जिसने वो पामालियां दुनिया को दिखाई, उन्हीं के खिलाफ भारत ने कमर कस ली। इंसानी हुकूक की पामालियां दुनिया को क्यों दिखाई? इंतहा पसंद मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। भारत सरकार ने अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम अपने दफातर बंद करने पर मजबूर हुई है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब, यानी जो भी दुनिया को दिखाएगा कि यहाँ पर पामालियाँ हो रही हैं, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे कश्मीर हो, उसी के खिलाफ भारत कार्रवाई करेगा। देखिए, पाकिस्तान मुसलसल अपनी तशवीश का इजहार करता रहा है कि हिंदुस्तान में जो सलूक बरता जा रहा है अक़लियतों के खिलाफ, बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ, उस पर हमें बेहद तशवीश है। हम बारहा इस का जिक्र करते रहे हैं कि जो इंसानी हकूक को जिस अंदाज में पामाल किया जा रहा है, बिलखुसूस मकबूजा जम्मू कश्मीर में, ये एक बहुत भयानक दास्तान है जो दुनिया की नज़रों से ओझल रखी जा रही है। अब जब उसके इजहार का वक्त आया, जब उसको एक्सपोज किया गया, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ आपने देखा कि जो आरएसएस इंस्पायर्ड बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। इतना उनको मजबूर कर दिया कि उन्हें अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो अपनी ऑपरेशंस हैं, उन्हें मुअत्तल करना पड़ा। उनके जितने अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो गए। वो अपने अमले की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, वो जो अपना रिसर्च वर्क है उसको जारी नहीं रख पा रहे। और उनका बुनियादी कसूर क्या है? दो चीजें हैं जो दिल्ली सरकार को पसंद नहीं आई। एक, उन्होंने जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है कश्मीर में, सही, उसको उजागर किया। और दूसरा, जो दिल्ली में जो फसादात हुए थे, सेक्टेरियन राइट्स हुए थे, उसमें जो पुलिस का हाथ था, जो पुष्पनाही थी, उसको उन्होंने बेनकाब किया। अब ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो उनको नागवार गुजरी और उसकी वजह से हीले बहानों से उन्होंने कार्रवाई की है। और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 2019 का, उसका सहारा लेकर उन पर कटघर लगाई जा रही है। और उनके अलावा जो दीगर डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, उन्हें भी पाबंद किया जा रहा है। ये अपने यहाँ भी सफोकेशन बढ़ा रहे हैं इस तरह से, यानी सच बोलना, सच दिखाना इनके अपने मीडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सहाफ़ती इदारे इनके यहाँ सर क्राइसिस का शिकार हैं, बहुत मुश्किल से काम कर पा रहे हैं कि जो कम से कम पिक्चर की दूसरी साइड ही दिखाना चाहे। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, मतलब वो भी अपना काम ना करे, कोई भी अपना काम ना करे, जो बांसुरी ये बजा रहे हैं बस उसी को ही दिखाया जाता रहे। अब मुझे बताइए कि ये हम तो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, शाह साहब आप तो ख़ास तौर पर हर फोरम पर इसकी बात करते आए, लेकिन बात करने के अलावा अब अगर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी काम ना करने दें, सर ये क्या काफ़ी नहीं है सुबकी के लिए? ये क्या काफ़ी नहीं है इनका असल चेहरा सबके सामने आया होने के लिए? देखिए, चेहरा तो बेनकाब हो चुका है और हो रहा है और मुसलसल होता है। अगर ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी तो बेनकाब तो वो होते रहेंगे। अब सवाल ये है कि दुनिया को क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इसका फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ जो परसिक्यूशन हो रही है ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के खिलाफ, उस पर उन्हें न सिर्फ कड़ी निगाह रखनी चाहिए, उनकी ढारस बांधनी चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए। उनको जो इस वक्त जो इनसिक्योरिटी वो महसूस कर रही हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और जो डिनाइल है, जो एक्सेस नहीं दिया जा रहा ह्यूमन राइट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, खास तौर पे कश्मीर में, वो एक्सेस भी मिलना चाहिए।
जितनी ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं या बैन अवी सतह पर हैं, मैं समझता हूँ कि आज उन्हें आवाज उठानी चाहिए और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए। सर, आबादी जिस मुल्क की इस कदर है, वहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स, 2 शोबे ऐसे हैं कि जिसका तस्करा इस वक्त सारी दुनिया में हो रहा है और थू-थू हो रही है। एक इनका हेल्थ केयर सिस्टम, जिसके लिए ये मशहूर था कि इनके यहाँ दवाएं और सर्जरीज दोनों सस्ती हैं और लोग यहाँ पर आकर इंडिया के बाहर भी लोग यहाँ से आते हैं और इलाज कराते हैं। वो हेल्थ केयर सिस्टम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैमाना क्या है, वो एक्सपोज हुआ है सारी दुनिया में कोरोना आने के बाद में। दूसरी तरफ है इनकी पुलिस, वैसे भी इनकी पुलिस में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, वैसे भी इनकी पुलिस इस बात के लिए मशहूर है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ये लोग क्या क्या करते हैं। वो छोड़ दीजिए टैक्स कलेक्शन के लिए कितने ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के मामले में ये किस किस्म के हैं और ये कितने झूठ के ऊपर अपने पूरा केस खड़ा कर देते हैं। सर, रियासत इन्वॉल्व है कत्लेआम में। अगर बात की जाए फसादात की, नाइंसाफ़ी की, जुल्म की, रियासत रिएक्ट नहीं कर रही जब सेहत आमा का मामला है। सर, ये कैसी रियासत है, ये कैसा मुल्क है और किस बात के दावे? देखिए, दावे तो उनका दावा तो ये भी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन आप देख रहे हैं कई जमहूरियतों में इस किस्म के हकूक पामाल नहीं होते जिस किस्म के हकूक वहाँ आज जम्मू कश्मीर में पामाल हो रही हैं। जो सलूक अक़लियतों के साथ बरता जा रहा है, किसी जमहूरियत में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं होती, लेकिन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो कोरोना की जो वायरस की स्प्रेड में मिसहैंडलिंग हुई है और जो उनकी हिकमत अमली जो थी जो बुरी तरह नाकाम हुई है, आज हिंदुस्तान के अंदर आवाजें उठ रही हैं। लोग समझते हैं कि मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है और इंसानी जानों को आप देखें किस हद तक, किस तेजी से वहाँ अमवात हुई हैं और किस तेजी से वहाँ वबा फैल रही है। पूरी दुनिया अपनी लपेट में है, हम भी उस चैलेंज से दो चार हैं, लेकिन अल्लाह का करम हुआ है, हमने कदरे उसको बेहतर मैनेज किया है और जो खदशात थे उससे फिलहाल अल्लाह ने हमें महफूज रखा हुआ है। अब हमें भी चाहिए तो हमारे स्कूल खुले हैं, छोटे मासूम बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, वालिदैन को भी, टीचर्स को भी एहतियात बरतनी होगी और उनकी हिफाजत करनी होगी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और मिलाद तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिलने वाली धमकियां थी, लेकिन एट द एंड हमने कोरोना से मुतालिक भी आपका कमेंट लिया। बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। बढ़ते हैं आगे, बात अब कर लेते हैं कराची की। कराची सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं, छोटे बड़े मसाइल हैं, लेकिन हल करने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। एनीवेज, एक नई बात की गई है और वो बात ये की गई है कि अगर कराची को बेहतर करना है, कराची को मैनेज करना है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, तो नया टैक्स लगाना होगा। शहर को अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो नया टैक्स ज़रूरी है। और ये कहा किसने? एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब ने कहा है। और अपने द्वारे कमिश्नरी से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि जब मैं कमिश्नर था तो दूध 94 रुपए लीटर ही फरोख्त हुआ था। ये मेरा भी सवाल था किरण कि कब हुआ था, क्योंकि हमने उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन भी किया था कि बुलाते रह जाते हैं, आता कोई नहीं है चेक करने के लिए। हालांकि कहते हैं कि शिकायत करेगी आवाम तो हम एक्शन लेंगे। कितने थोड़े बहुत एक्शन हुए भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे, बट दूध 94 रुपए का मिला नहीं था। अब एनीवेज, जो नया उन्होंने पेंडोरा बॉक्स तो मैं सुन नहीं कहता, नई जो उन्होंने बात कर दी है कि नया टैक्स, क्योंकि अभी हमने पिछले हफ्ते शेयर किया है कि कराची मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है और यहाँ की एक मार्केट तो ऐसी है जो कि लाहौर शहर से भी ज़्यादा टैक्स देती है। तो ऐसे में जब टैक्स हम इतना दे रहे हैं, एक नया टैक्स बारिश को तो 4 बारिशों को हम रोज आते हैं। एग्जैक्टली, तो नया टैक्स दें तो क्यों? जब पहले टैक्स दिया वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि अब वापस इस शहर पे कुछ लगाया जाता। एनीवेज, मोहम्मद अली हफीज़ ने उनका इंटरव्यू किया है, ज़रा ये देखते हैं और फिर इस पर हम कमेंट लेंगे खुर्रम शेर जमान साहब से कि ये जो नया टैक्स है, इसकी तजवीज़ है, इस पर उनकी राय है क्या। सर, ये फरमाइए, केएमसी कमांड आपने हासिल कर ली है, बड़ा शोर था शहर में, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, आपका नाम फाइनल हुआ, आप आए, क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या देखा है केएमसी किन मसाइल का शिकार है और आपकी तरजीहात अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होंगी? मेरा ख्याल में 3 तरजीहात कराची की हम सबको मालूम है। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट, नंबर 2 पानी और नंबर 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट को प्रपोज़ करूं जिससे इंशाल्लाह कराची के ये जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं
और सफाई के मसाइल हैं, इनको हम हल करेंगे इंशाल्लाह। कराची वालों के लिए बता दें कि उनको जल्द क्या खुशखबरी मिलेगी KMC से? मैं देखें, मैं कोई उनको सब्ज़ नहीं दिखा सकता, मेरे पास जो इख्तियारात हैं और जो रिसोर्सेज हैं उससे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर। आपके बारे में एक आम ये राय है कि जो दूध की और इसकी दूध और चीनी जो भी कीमतें आप एज अ कमिश्नर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप शहर का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा कैसे चलाएंगे और कैसे अच्छा करेंगे? नहीं, ये वही चीज़ मैं आपको बताऊं कि दूध की कीमत अगर आप समझते हैं मैंने कंट्रोल नहीं की, तो मेरे ख्याल में जब मैंने कमिश्नर बना 94 रुपीज़ था, जब मैं कमिश्नर गया वही प्राइस थी इसकी। मैं तो समझता हूँ मैंने बड़े सही तरीके से उसे कंट्रोल किया है और उसमें हमने काफ़ी, अब तक भी वो कीमत वही है, मेरे ख्याल में चेंज नहीं हुई है। एज अ KMC एडमिनिस्ट्रेटर आप शहर के लिए क्या कर सकते हैं? मैं शहर को जिसे कहते हैं वॉकेबल बना सकता हूँ, शहर की स्ट्रीट लाइट्स ठीक कर सकता हूँ, शहर के रोड ठीक कर सकता हूँ, शहर के जो 38 नाले हैं उनको मैं साफ़ रख सकता हूँ, कुछ आपके ग्रेव यार्ड्स हैं उनको ठीक कर सकता हूँ, पार्क्स हैं जो हमारे 80 उनको मैं खूबसूरत बना सकता हूँ, उन पर जो इंक्रोचमेंट्स है वो हटा सकता हूँ। बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे वो कहते हैं फादर ऑफ द सिटी, कोई डिपार्टमेंट अगर कल को मैं MD सॉलिड वेस्ट को अपने पास बुलाऊं और से कहूं ये काम आपने करना है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं कहेंगे जी आपके हम अंडर नहीं थे क्या, माफ़ी बात नहीं, वो सब कोऑर्डिनेशन है, वी ऑल वर्क एज अ टीम। इसी तरह देयर आर वेरियस थिंग्स वो हम इस वक्त अपनी फाइनेंशियल टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं और जो भी वायबल चीज़ होगी इंशाल्लाह, कुछ टैक्स हमें इम्पोज करने होंगे या कोई ब्यूटिफिकेशन टैक्स हो, कराची इम्प्रूवमेंट टैक्स हो, वो हमें लगाने होंगे। हमें कोई और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस KMC के लिए निकालने होंगे, चाहे वो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स है, चाहे वो एज अ कराची मेट्रोपॉलिटन कंपनी हम उसको लॉन्च करें। हम काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ इश्यूज़ हैं, ड्रेनेज के बहुत पुराने मसले हैं, 1968 के यहाँ मसला है, सीवरेज का मसला, 1940s की पाइपलाइन बिछी हुई हैं जो हर दफ़ा बारिश होती है वो सिंक इन हो जाती हैं, तो वो आपको जी ओवरऑल एक नई स्कीम बना के और उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर, क्या प्रपोजल आया है जो नाले के तरफ जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन होगा, उनके मकान तोड़े जाएंगे, क्या प्रपोजल है? उनको प्लॉट देंगे, पैसे देंगे, क्या सर उनको क्या दिया जाएगा? कुछ वो जी इट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि उन्होंने जो इसका फैसला करना है, लेकिन हमने यही प्रपोज किया है या उनको पैसे दिए जाएँ या उनको ऑल्टरनेट लैंड दिया जाए। सर, KMC कह रहे हैं, लोग कहते भी हैं और देखा भी है, बीमार है, कोई बीमारी की तशखीस की आपने? कोई कौन सी ऐसी बीमारी जो आप समझते पहले इसको ऑपरेशन करना है, इसकी हमने जो है देखना है? बीमार है या इसके अंदर वो विटामिन्स की कमी है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम से ये गुजर रहा है, मेरे ख्याल में खराबी है, सबकी हाजिरी चेक करनी होगी। इसको साइंटिफिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आएँ, लेकिन जो चीज़ें जा रहे हैं मेरे बस में नहीं है, उन पर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता। आपके दौर में कोई बदनवानी के वाक़े रिपोर्ट होंगे या आप ये मेक श्योर करते हैं कि मेरे होते किसी KMC में कभी गलत काम नहीं होगा? Not with my approval, not with my signature. This I assure you. अगर किसी का प्रूफ हो गया, किसी ने गलत काम किया है, तो he will not be spared. पहले ये तासुर बहुत गलत है कि मुझे गुस्सा आता है। मुझे तो मतलब आप 2 साल से मैं मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्ट करता रहा हूँ, वो एक चीज़ थी जिस पे मतलब अगर कोई सवाल का ताल्लुक मुझसे नहीं है और मुझसे पूछा जाए तो ज़ाहिर है मैं खामोशी रहूँगा, और गुस्से का जवाब गुस्से से देना मेरा मुनासिब नहीं, से अच्छा कि बंदा खुद उठ के चला जाए। तो उसमें कोई मैंने गुस्सा इसमें नहीं था, मैं ये था कि वो चीज़ में से उस चीज़ का ताल्लुक नहीं था तो मैं चला गया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। हमने तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे कि जिसके ऊपर हमें लगा कि इस पर रद्द-ए-अमल भी हमको लेना चाहिए, तो सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ देंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान साहब। थैंक यू, आप हमें वक्त दे रहे हैं। भाई, कराची को पहले तो ये कि एक सिस्टम होना चाहिए और फिर ये कि वो सब कुछ सही होना चाहिए जो बिगाड़ है, लेकिन इस सबसे पहले ये होना कि जी कराची को खूबसूरत बनाने के लिए एक नया टैक्स लगाया जाए। आप इस तजवीज़ के ऊपर क्या राय रखते हैं? क्योंकि हमारा तो जो कराची के शहरी का रोना है वो ये कि हम तो पहले ही इस कदर टैक्स दे रहे हैं, सहूलत वैसे नहीं मिल रही, स्टेट इस सिलसिले में कुछ कर नहीं रही। जी देखिए, समझ में नहीं आता है कि इस वक्त भी इनका जो टारगेट है वो आवाम से और ज्यादा पैसे खींचने का, और ज्यादा माल लेने का है। कराची तो वैसे भी पूरे पाकिस्तान को चला रहा है ना, पूरे सिंध में एक अपना 70% का, पता नहीं 75% का अपना रोल प्ले कर रहा है, तो आप कहते हैं कि और कराची से हम टैक्स देंगे। देखिए, आपने जो मुझे गुफ्तगू सुनाई है एडमिनिस्ट्रेटर साहब की, इसके अंदर आपने देखा आखिर में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आपसे कहा कि जो चीज मेरे बस में नहीं वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, उनके बस में क्या वो भी उन्होंने बता दिया कि मैं कब्रिस्तान ठीक कर दूंगा, मैं पार्क ठीक कर दूंगा, मैं स्ट्रीट लाइटें लगा दूंगा, कुछ रोड ठीक कर दूंगा। कराची के मसले ये थोड़ी हैं
कि आप कब्रिस्तान को साफ कर देंगे। कराची के जो मसाइल हैं वो मसाइल हैं कि कराची के अंदर कूड़ा नहीं उठता है। कराची के जो मसाइल हैं, आवाम के पास पीने का पानी जो है वो नहीं आता। कराची के मसाइल जो है वो सड़कों के ऊपर सीवरेज का पानी उबल रहा है। कराची के जो मसाइल हैं वो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। कराची के मसाइल, आपका स्टॉर्म ड्रेन जो है वो पूरा कब्जा होकर बंद हो चुका है। और उसके ऊपर इन्होंने ये फरमाया कि जो मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जो मेरे बस में नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। देखिए, नामुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए ये सारी चीजें ठीक हो सकें। जब तक बल्दियाती नुमाइंदों के लिए ये कानून साजी नहीं होगी, जब तक हमारा दिया हुआ बिल या आपका अपना पसंदीदा बिल ना आ जाए जिसमें आप फाइनेंशियली उनको एम्पावर्ड करें, उनके पास इख्तियारात दें। ये चीफ मिनिस्टर का काम पूरी दुनिया में नहीं होता है कचरा उठाना। सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड के जो सरबराह हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। आप देखें ना कि जो आपका कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है उसके सरबराह जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। आपके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो सरबराह हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। ये दे देते ना अपने एडमिनिस्ट्रेटर को। ये तो आपके जो है प्यारे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर साहब, हमारे तो नहीं, या किसी और सियासी जमात के, इन्हीं को ही दे देते। तो जब तक जो है ये इसको डिवॉल्व नहीं करेंगे, जब तक इख्तियारात नहीं देंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि टैक्सेस लेने से मसला हल हो जाएगा। सिंध हुकूमत के पैसों की कौन सी कमी है? अरबों खरबों रुपए पड़े हुए। आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताबों के ऊपर प्लीज एक दिन जरा शो कीजिए। आप देखें तो सही कि हो क्या रहा है सूबे के अंदर। पिछले 12 साल की किताबों में से कोई भी एक साल की आप किताब चुनें, आपको ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी बेज़ाब्तियां मिलेंगी और ये कहते हैं हम और पैसा लेंगे। सो जो इश्यूज हैं उनको फिक्स किया जाए। मेरी हमदर्दियां बिल्कुल जो है एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ हैं, लेकिन मैं मुश्किल समझता हूं कि ये जो है मामला को ठीक कर सकें, क्योंकि आप देखेंगे इनके एडवाइजर हो गए, वो आजकल घूम के जो है वो सफाइयां करा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैंने कचरा उठा लिया है, मैंने फला सेंट्रल की स्ट्रीट से कचरा उठा लिया बगैर किसी मसाइल के। आपने जाके तस्वीरें नहीं खिंचानी है, आपने जाके देखना नहीं कचरा उठा। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ये बात सब पे लागू होती है। ये जितनी भी इस शहर में जमाते हैं, ये बात तो उन सब पर लागू होती है जो इस वक्त मार्च कर रहे हैं, या वो जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, या फिर ये कि वो जो रकूम आनी थी वफाक को थोड़ा हेल्प करना था, वो कहाँ है? ये भी तो बताएं ना फिर आप। देखें, वफाक, आपने मुझसे सवाल किया? जी, मैंने आप ही से पूछा है। आप ही हैं सर। देखें, गुजारिश ये है कि एक निज़ाम बन चुका है एनएफसी के बाद, 18वीं तरमीम के बाद पैसा सूबे सिंध का आना कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अगर कोई रोकेगा तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो वजीर आजम को नोटिस भेज देंगे। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके थ्रू पैसे सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में एवरी मंथ आते रहते हैं साल के एंड तक, जो उनका हिस्सा है। केपी में भी जाते हैं, पंजाब में भी जाते हैं। सर, वो जो क्लेम है उनका, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो जो क्लेम है सिंध हुकूमत का कि एनएफसी अवार्ड के तहत जो पैसा सिंध को मिलना था वो कम मिला है। सर, झूठ बोलते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं। जितनी कलेक्शन होती है उस परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ये कह देते हैं कि हमें इस साल जो है 10 अरब रुपए चाहिए। भैया, आपने टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, जो एक पूरा फॉर्मूला बना है, जो कि आपके जरदारी साहब ने उनके दौर में बना था, हमने तो नहीं बनाया था। उसके तहत इनको पूरा पैसा मिलता है। ये पॉसिबल नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि हम इनका पैसा खा जाएं। हमने देना ही देना है, ये ऐसा निजाम है। दूसरी बात है कि मेरी आपसे एक और गुजारिश कि ये जितने काम हुए कराची के अंदर वफाक की तरफ से, जैसे कि 6 ब्रिज बने नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जैसे कि मंगूपी रोड बना है, जैसे कि निश्ता रोड बना है, जैसे कि कुछ दिनों के अंदर आपकी 50 फायर ब्रिगेड जो है, फायर टेंडर्स कराची के अंदर आ रही हैं, जैसे कि ग्रीन लाइन बन रही है। ये सारी एडिशनल चीजें हैं जो कि वजीर आजम ने शहर कराची को दी हैं। जी सर, वो काफी सालों से दी है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है ना। सवाल इसलिए उठते हैं, क्या नहीं मिला सर? ग्रीन लाइन बन गई सर, बसेस चल रही हैं। सर, ग्रीन लाइन काम चल रहा है, वो कंप्लीशन यही सुनते आ रहे हैं ना सर। जी, यही सुनते आ रहे हैं सर कि डिले हो जाता है। के बारे में भी कहा जाता था ना, देर सवेर तो होती है और बंद है, हो जाते हैं, अब चीजें लेट हो जाती हैं। याद रहे कि ये हमारे दौर का प्रोजेक्ट नहीं है, हम तो बना के कंप्लीट कर रहे हैं ना उसको। अच्छा। हमने तो नहीं कहा कि नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था, लेकिन उसे कंप्लीट किया जा रहा है। सर, मुझे एक बात और प्लीज बताइएगा, एक मामला था जिस पर हमने काफी शोज भी किए, स्पेशली लास्ट वीक में बिजली का बहुत बड़ा मसला था कराची में, और इसके हवाले से के इलेक्ट्रिक ने सर कहा कि क्योंकि गैस सप्लाई नहीं मिल रही, दैट इज द रीजन हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही। सर, ये मसला अचानक से हल हुआ है, ये कैसे हल हुआ है सर? लाइट नहीं जा रही बहुत से इलाकों में अब। अच्छा ठीक है, लाइट नहीं जा रही है, लेकिन शॉर्टेज आज भी है। देखे ना, मेरे पास नहीं, मेरा सवाल ये है सर, ये मामला हल कैसे हुआ है? वफाक ने इसमें रोल प्ले किया है? देखिए, वफाक ने अपना रोल प्ले किया है, उनका प्रेशर इंक्रीज किया है, लेकिन आज भी मसला कंप्लीटली हल नहीं हुआ है। सर, सर आपने कहा प्रेशर इंक्रीज किया, इसका मतलब है ये कैपेसिटी थी, ये मामला हल हो सकता था। देखिए, इधर की गैस उधर ट्रांसफर कर देना से मसला हल नहीं होता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त आपको कराची शहर को अंदाजन 300 MCF की शॉर्टेज है गैस की, आज की तारीख के अंदर भी, आज की तारीख में भी।
पिछले 18 महीने से SSGC की एक रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। नहीं सर, ये विफाक क्या के इलेक्ट्रिक से पूछता नहीं है कि ये अचानक से क्या होता है? एक ऐसा हफ्ता आता है कि जब बहुत ज्यादा लाइट जाती है, 12-12 घंटे लाइट जाती है, और फिर अचानक से सर मसला हल हो जाता है। ये समझ से, क्योंकि जो सारिफ है ना के इलेक्ट्रिक का खुर्रम शेर जमान साहब, वो ये पूछता है कि ये मसला पैदा किसने किया था और हल हुआ है तो कैसे हुआ है? इनसे देखें, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने जो इनके एग्रीमेंट्स थे उन्होंने पूरे नहीं करे, उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी हैं। देखिए, हम तो ये शुरू से कह रहे हैं ना कि इनके एग्रीमेंट्स ऐसे हुए हैं कि हम खुद फंसे हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान फंसी हुई है। हम थोड़ी रेकॉर्डिक की तरह वापस एक इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो जब तक के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली कराची में रहेगी, ये परेशानियां हमारे साथ रहेंगी। हमने तो छुटकारा इनसे हासिल, ये नहीं कि इनसे छुटकारा हासिल करना है, हमने एडिशनल और कंपनीज लेकर आनी है जो कि शहर कराची को डिलीवर करें। सर प्लीज साथ रहिएगा, मेरे पास एक और खबर है, मैं उस पर आपको कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं वो खबर शेयर कर लेता हूँ। पुलिस का काम होता है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, वो पुलिस क्या कर रही है? कराची का इलाका शफीक मोड़, यहाँ के करीब ताजिर के अगवा में SIU पुलिस मुलव्विस निकली है। पुलिस ने इंस्पेक्टर SIU सदर अशरफ ऐवान और साथियों को गिरफ्तार किया, ताजिर को बाजियाब कराया है। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करें। सऊद, इस खबर की तफसील दीजिएगा। ये वो पुलिस है जिससे मुतालिक हम हमेशा ये बात करते हैं कि इसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, इसका काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लेकिन ये कैसी खबरें हैं कि फिर हम पुलिस से मदद तलब करने जाएंगे तो किस ट्रस्ट के तहत जाएंगे? किस ट्रस्ट के तहत? जी बिल्कुल, देखें, ये न्यू कराची का इलाका है जहाँ पर ये ताजिर अलमास नामी अपनी फैमिली के हमरा अपने घर जा रहे थे और शफीक मोड़ के करीब इनको पुलिस मोबाइल ने रोका है, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की थी, जिसमें इंस्पेक्टर अशरफ मलिक उनकी पार्टी थी, और उन्होंने जो ताजिर थे उनको वहां से अगवा करके अपने हमरा ले गए। जिसके बाद इनकी एहलिया ने पुलिस 15 पर इतला दी और जो थाना पुलिस है FB इंडस्ट्रियल एरिया थाने की, वो मौके पर पहुंची और शवाहिद जमा किए। जिसके बाद टेक्निकल बुनियादों पर यह मालूम हुआ कि इनको SIU के दफ्तर सदर लेके गए, वहां से इनको बाजियाब किया और जो इंस्पेक्टर जिसने ये कार्रवाई की थी उसको जो है थाना पुलिस ने गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया सऊद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खुर्रम शेर जमान साहब प्लीज, ये खबर आपने भी सुनी, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारी पुलिस है। बड़ी बड़ी खबरें जनाब, आपने देखा दलखाना के अंदर कपड़े फाड़ दिए पुलिस वालों के। बिल्कुल, देखिए, जब आपकी पुलिस के अंदर भर्तियां उस बुनियाद के ऊपर होंगी कि पैसे मिल जाएं, पैसों की बुनियाद के ऊपर और सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद के ऊपर पुलिस में भर्तियां होंगी, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यही कुछ होगा। अगर मेरिट के ऊपर पुलिस के अंदर की जाए तो कभी भी इस तरह की आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी। आपके अंदर, मैं नहीं कहता हूँ कि सिंध भर में पुलिस ऐसी है, लेकिन हजारों की तादाद के अंदर 12-13 साल में पीपल्स पार्टी ने जो भर्तियां की हैं इन बुनियादों के ऊपर की हैं, ये आप भी जानते हैं। सामान्य इस पर सर ये मामला आप उठाएं ना सर, ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं। लेके जाएंगे जनाब, बहुत कुछ है ले जाने को यहाँ पे, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान साहब साथ मौजूद थे आप, और जो पुलिस है उससे मुतालिक भी आपने कि जो सियासी भर्तियां होती हैं तो इसलिए मामला खराब होते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन करेंगी मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020। मसीही बरादरी से इनका ताल्लुक है। 26 साला रविश जाहिद, इनकी खूबसूरती की दुनिया गर्विदा हो रही है। रविश यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तालिबा भी हैं और इंस्टाग्राम पर अमरीकी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी जानी जाती हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानी जाती हैं। रविश जो है शी बिलोंग्स टू लाहौर। 2016 में अपने शौहर के साथ वो अमेरिका मुंतकिल हो गई थी और ये जो कॉन्टेस्ट हुआ ये कनाडा में हुआ था। हम बात करेंगे आज, रविश जाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। रविश बिलोंग फ्रॉम लाहौर, फिर वहाँ से आप अमेरिका गई, फिर आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया एज मिसेस वर्ल्ड 2020, आपको ये टाइटल मिला। इस सफ़र से मुतालिक भी बताएं, वो फिर एक होता है ना फीलिंग, वो क्या थी जब आपको ये टाइटल मिला? जी ज़रूर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच समा टीवी, आपने मुझे ये चांस दिया। थैंक यू सो मच मिस सोनिया अहमद, द प्रेसिडेंट ऑफ मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी और कैपेबिलिटी मेरे में देखी। आई एम थॉरली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड इस ऑनर के लिए। फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस टाइटल की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नोबडी रिकग्नाइज
मिसेस पाकिस्तान और मिस पाकिस्तान और मिस्टर पाकिस्तान एज मच एज उनको करना चाहिए। पूरी दुनिया में ब्यूटी क्वींस पार्टिसिपेट करती हैं इंटरनेशनल पैजेंट्स पे और डिफरेंट ममालिक में रिप्रेजेंट करती हैं अपने मुल्कों को। यही बताइए, लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम होता है कि कम होता है। हमारे लोग जाएं और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें। तो यस, आई एम फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताएं, एक बात बताएं ना, ये मुझे बताइए, आपने अभी बड़ा अच्छा जुमला कहा कि ये इम्पोर्टेंट होता है, सारी दुनिया में ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें नुमाइंदगी ज़रूरी है। इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत हमें बताइए। दूसरे ये कि तारीफ़ तो आपकी हम करना ही भूल गए, बहुत प्यारी लग रही हैं। इम्पोर्टेंस बताइए प्लीज़ ज़रूर। थैंक यू। जी, इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल पैजेंट्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाने के लिए आपके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। कोई भी आम बंदा उठ के इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में या पैजेंट्स में उठ के नहीं जा सकता। तो उसके लिए अनटिल और अनलेस आपके पास कोई टाइटल नहीं है, आपकी कोई सुनेगा नहीं। तो बेसिकली हैविंग अ टाइटल मीन्स कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी बात सुने। जब वो आपकी बात सुनेंगे तो इसमें आप अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बातें कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर साइड दिखा सकते हैं, जो कि बाकी कंट्रीज में शायद लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान भी एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे लोग हैं जो बाकी ममालिक की तरह लिबरल हैं। हमारी औरतों के पास भी इक्वल हकूक है। मैं काम करना चाहती हूँ इक्वालिटी पे। इट कैन बी जेंडर इक्वालिटी, इट कैन बी मेजोरिटी माइनॉरिटी इक्वालिटी। तो वो चीज़ मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास टाइटल होगा और लोग मेरी सुनेंगे। वाह वाह वाह। और इस सब में चूंकि देखिए कोरोना वायरस भी है और आपने प्लेकार्ड्स भी उठाए और पूरी आपकी वीडियो हमारे सामने, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप, पाकिस्तान में कोरोना से लड़ना, इसके लिए SOPs बन गए, उनको लोगों को बताना पड़ा, थोड़ा समझाना पड़ा। कहीं कहीं आपने भी अपना रोल प्ले किया मिसेस पाकिस्तान होते हुए? यस, ऑफ कोर्स। आपने देखी होगी मेरी एक वीडियो बहुत वायरल है, आई थिंक आप स्क्रीन पे भी प्ले कर रहे हैं। सिल्वर ड्रेस में मैंने फ्लैश कार्ड्स पकड़े हुए हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट कोविड। जब कोविड नया स्टार्ट हुआ था तो आई डिड माई रोल, जिसमें मैंने लोगों को अवेयरनेस दी थी कि इसके कोविड किस तरह होता है, इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। अगर हो भी जाता है तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है और क्वारंटीन है और इस तरह की छोटी मेजर SOPs है जिनको हमें फॉलो करना है। और अब मुझे ज़रा ये बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के साथ में मिलना, उनसे बात करना, लाइव आना, इस सब में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें आपको लगता है कि मुझे पाकिस्तान का बेहतर चेहरा भी दिखाना है और पाकिस्तान का ना केस भी प्लीड करना है, मुकदमा भी लड़ना है, कुछ ऐसा भी बताइए हमें। तो बेसिकली व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज नेक्स्ट ईयर 2 इंटरनेशनल पैजेंट्स हो रहे हैं। वन इज मिसेस फेस ऑफ ब्यूटी इंटरनेशनल 2021, आई थिंक इट्स हैपनिंग इन न्यूजीलैंड। एंड एक और हो रहा है इसका, आई थिंक इट्स कॉल्ड मिसेस यूनिवर्सल, इट्स हैपनिंग इन थाईलैंड। There is one more that's happening in Bali that I'm not sure of, but there are multiple ones that are happening. तो my goal is कि मैं उन जो है पैजेंट्स में जाकर पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें बताऊं, रिप्रेजेंट करूं हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग। जितनी अच्छी बातें मैं कर सकती हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वो मेरा गोल है। ग्रेट। थोड़ा सा मुझे बताएं रविश, आपको किसकी सपोर्ट हासिल है? एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में तो हम बात करते हैं, लेकिन स्पेशली शादी के बाद हस्बैंड की सपोर्ट ये बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा सा प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा। उन्हीं की सपोर्ट सबसे ज़्यादा है आपको? जी, आई मीन थोड़ी बहुत नहीं, आई थिंक हस्बैंड की सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, स्पेशली जब आपके पास मिसेस का टाइटल है। अगर मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि मैं अप्लाई भी कर सकती हूँ। ही इज द वन, उन्होंने मुझे बोला कि राविश आई सी यू, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने ऑलरेडी सोशल वर्क इतना ज्यादा किया है, तो आई थिंक यू शुड डू इट, ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पर जाके इसको आप you can work on it. Ravish, so yes, I have had a lot of support from my husband. Great. Ravish, जितने आपने कॉन्टेस्ट हमें बताए, मिसेस पाकिस्तान का तो चले आपके पास टाइटल अभी है, बट उसके अलावा जो कॉन्टेस्ट होने, मिसेस फेस ऑफ ब्यूटी और इस तरह के और कॉन्टेस्ट, ये जो मिसेस का टाइटल साथ लग रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने मिस पाकिस्तान, मिस यूनिवर्स, मिस ब्यूटी, इस तरह के तो बहुत से कॉन्टेस्ट देखे, लेकिन ये मिसेस वाला एलिमेंट हमारे लिए भी नया था। जी, सो बेसिकली मिसेज इज वेरी मच लाइक मिस और मिस्टर, जिस तरह बाकी पैजेंट्स होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि इन पैजेंट्स में वो
मैरिड वुमेन को भी वेलकम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डू नॉट लुक एट योर साइज, डू नॉट लुक एट योर कलर, डू नॉट लुक एट योर एज। सबको वेलकम कर रहे हैं कि आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। या इससे हम यूँ समझें कि शादी हो भी गई और मसरूफियात जो भी हैं, घर को जितना भी वक्त देना है, बच्चे हैं जो भी है, बट आपने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है, कितने एक्टिव आप खुद हैं और कितने अच्छे मैसेज के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So basically I don't have kids right now, but yes, I want to have family very soon. तो ज़रूरी नहीं है if you have kids, you don't have kids, that is not a requirement. आपका yes, you should be married because it's a Mrs. contest. As long as you are married, you do qualify. आप जाएं, आप apply करें. The competition is held in Toronto, Canada. हर साल होता है. And because of COVID, इस साल हम लोग टोरंटो में नहीं कर सके, so we had to do it very much virtual. But overall, it happens in Toronto. अच्छा, ये वर्चुअल था इस दफा, लेकिन ये पहली बार था जब आपने इसमें हिस्सा लिया या पहले भी आप हिस्सा लेती रही हैं? No, this is the first time. पहली बार गई और जीत कर आ गई। और first time में जी first time किया था और first time जीत गई। Yes. जबरदस्त जबरदस्त। और मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बेहतरीन करके रखा हो, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो, आपकी कुछ आदतें, तो इस कॉन्टेस्ट तक, इस पेजेंट तक पहुंचना ज़रा आसान हो जाता है। ऐसे ही है, जैसे कि आप सोशल वर्क करते हैं। मेरी पर्सनालिटी, हाँ जी, आई थिंक कि मेरी पर्सनालिटी में मैं यही बोलूँगी, जिस चीज़ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है वो यही है कि सबसे पहले आपका हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन और आपकी परसिस्टेंस। अगर आपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं और आपको लगता है कि मैं शायद कर पाऊंगी, शायद नहीं, तो वो शायद तो वर्ड आप निकाल दें। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एज आपकी क्या है क्या नहीं है, डज नॉट मैटर। आपकी एजुकेशन है, आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका बिहेवियर, आप वेल स्पोकन है, यू आर गुड टू गो। फिर आपको किसी पेजेंट की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये ताज आप पर बहुत सज रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमको वक्त दिया। थैंक यू, वेलकम। तो देखिए, कोई और मौका होगा तो हम इनसे ज़रूर दोबारा से भी बात करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। मैं तो बस ये भी कहना चाहूँगी, यकीन जानिए ये जो ताज इनके सर पर था वो हर खातून के है। क्यों? क्योंकि सब्र तो हम सब करती हैं, प्यारी हम सारी की सारी होती हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। हम इस पे भी बाद में बात करेंगे। चलिए जी, मुल्तान आपको लेकर चलते हैं। यस, शी इज़ ब्यूटीफुल, पर्सनालिटी बहुत अच्छी। मुल्तान लेकर चलते हैं और मुल्तान से हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच आज हमारी मुलाकात करवाएंगे असलम से। और मुलाकात करने का मकसद क्या है? असलम के दोस्त हैं एक अदद कबूतर। अच्छा, सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके कबूतर। जहाँ जाते हैं असलम, वहाँ जाता है कबूतर, साथ साथ रहते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए, बाइक पर भी साथ जा रहे हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक बेमिसाल दोस्ती के बारे में, जिनके आजकल मुल्तान भर में चर्चे हैं। एक कबूतर और एक इंसान की दोस्ती। असलम और राजू आजकल इतने मशहूर क्यों हैं, आइए आपको बताते हैं। मुझे दोस्ती में कोई वफा नहीं मिली मुझे, तो मैंने एक बच्चा उठा लिया कबूतर के बच्चे का। तो छोटा बच्चा पाला है मैंने, इससे मैंने दोस्ती लगाई है, मोहब्बत की है, इससे मुझे बहुत वफा मिली है। और इसको जो खाता हूँ मैं, इसे भी खिलाता हूँ। जहाँ जाता हूँ मेरे साथ उड़ता रहता है। काफ़ी मरतबा जो है ना, मैं काम पे जाता हूँ, जो लोहे के पेटी टंगों का काम है, मैं जाता हूँ, मेरे साथ खेलता रहता है। कभी मेरे कंधे पे आ जाता है, कभी मेरे जो बैठ रहता है, कभी सर पे बैठ जाता है। सारे ये मेरे जान से ज़्यादा प्यारा है मुझे। कोई इसको अनमोल कीमत है, चाहे मुझे वो 10 लाख भी देना, मैं इसको नहीं दूँगा। चाहे जितना मर्ज़ी पैसा दे देना। अभी मैं उड़ा रहा होता हूँ, अभी मुझे आदमी मिल जाते हैं और काफ़ी लोग मिल जाते हैं और रोक लेते हैं। वो कह रहे हैं बेचना है, मैंने कहा नहीं। इंसान और कबूतर की दोस्ती देख के बहुत खुशी हुई है। ये एक साथ बैठ के खाते पीते हैं और दिल को बहुत अच्छा लगता है कि कबूतर इतना वफादार है और अपने मालिक को देखता है। और जहाँ भी हो, ये मोटरसाइकिल जब वो खींचता है तो ये इसके पीछे उड़ने लग जाता है।
असलम और इसके कबूतर राजू ने ये साबित किया कि दोस्ती किसी भी जुबान की मोहताज नहीं होती। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। बस इस कबूतर को आप इंडिया की तरफ ना भेजिएगा। नहीं भी भेजेंगे तो वो कहेंगे हमारी तरफ आ रहा था जासूसी करने, वो इसे जासूस बना देंगे। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात करते हैं हम हेल्थ की। बड़ा कॉमन हो गया आजकल स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, गैस्ट्राइटिस का इशू। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम खाने के बाद पानी पी लेते हैं, खाने के बाद लेट जाते हैं, रात को खाना लेट खाते हैं, ये बहुत बड़े मसाइल हैं। और जब ये थोड़ा सा पेन भी स्टार्ट होता है तो लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बहुत गहरी बीमारी है, न जाने लोग क्या क्या टेस्ट कराते हैं। एग्जैक्टली, लोग एंडोस्कोपी करा लेते हैं, लोग अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, लोग ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, सारे टेस्ट क्लियर आ जाते हैं, फिर भी वो दर्द नहीं जा रहा होता, फिर बंदा सोचता है कि अगर हो क्या रहा है, कंफ्यूजन है। तो आज हमने सोचा इसी मामले पर बात करते हैं। ये जो स्टमक इश्यूज हैं, ऐसे में क्या किया जाए, डाइट क्या होनी चाहिए, हैबिट्स क्या बदलने की ज़रूरत है, ये जो सीने की जलन है जिसको आप लगता है कि कहीं खुदा न खासा अल्सर तो नहीं हो गया, इसको हम कैसे मैनेज करें, इसको कैसे भारी हो रहा है। ये भी कहते हैं लोग कि बहुत वजन फील हो रहा है। और एक और काम हम करते हैं, पेट का दर्द हो, उल्टी हो, जो मर्जी मामला हो, हम कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके ऊपर से सही हो जाएगा। वो सही नहीं होता जनाब, वो एसिड होता है और एसिड से मामला मजीद खराब होता है। माहिर ग़िज़ाइयत सहर जावेद चावला साहिबा ने हमें आज ज्वाइन किया, उनसे हम इस मामले पर बात करेंगे। सहर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आई होप आप दोनों भी ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बट जनरली ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये वाकई बड़ा कॉमन हो चुका है आजकल। इट्स प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, ये स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन, जलन। थोड़ा सा आप भी मुझे बताएं कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि अब ये ज्यादा हो गया है? बेसिकली आप लोगों ने खुद इतना अच्छा एक्सप्लेन किया स्टार्ट में कि जिस तरह हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज्यादा होता जा रहा है, जिस तरह हमें फैसिलिटेट ज्यादा किया जा रहा है हमारी लाइफ में, हमारी रूटीन में, उसी तरह हम भी सुस्त होते जा रहे हैं। अगर हम खुद उठ के अपने लिए चाय का कप नहीं बना सकते और हम मेड सर्वेंट्स पे रिलाई करें कि चाय का कप बनाएं या कहवा बना दें हमें खाने के बाद, तो उस कहवे ने खाली खाना हजम नहीं करना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि खाने के बाद कम से कम 40 कदम तो चलो, ठीक है, यानी खाने के बाद हमें खुद भी थोड़ा चलना है। और फिर आपने इतनी अच्छी बात की है जो आपने कहा है कि हम लेट खाना खाते हैं, शाम के 7 बजे के बाद, चाहे आप गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं या नहीं है, आपको खाना खाना ही नहीं चाहिए। आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, जो कैलोरीज खाना हजम होने की स्पीड है, वो 30% नीचे चली जाती है। अब उस वक्त जब हम मसाला जात और बहुत हॉट और स्पाइसी फूड्स अपने मैदे को फीड करेंगे और उसके बाद जब हम सो जाएंगे तो ऑफकोर्स वो उसको ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और स्पाइसी फूड्स ये बहुत बड़े ट्रिगर फैक्टर्स हैं। और उसके साथ उन खानों का इस्तेमाल जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल काउंट, जरासीम का, बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाते हैं, क्योंकि गैस्ट्राइटिस और स्टमक के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास एक बैक्टीरिया एच पाइलोरी के काउंट के होने के ज्यादा से होते हैं, तो वो भी हमारे पास एक रीजन है। इसी तरह हमारे पास डाइट में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो इस बैक्टीरियल काउंट को कम कर सकती हैं, इस तेजाबियत को कम कर सकती हैं। तो अगर हम उनका ख्याल रखें, ख्वाह हमें गैस्ट्राइटिस है या नहीं है, या अभी हमें सिर्फ सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं, तो वो बहुत बेटर हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जी क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी आप लोग इजाजत दे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हम चलिए इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। और जैसे अभी शोएब भी कह रहे थे ना कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पी लेंगे तो वो हजम हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, लाइट फील करेंगे, उसका ऑल्टरनेट भी बताइएगा। यस बिल्कुल। कार्बोनेटेड ड्रिंक में आपके पास कैफीन होता है, कैफीन खुद भी तेजाबियत करती है और तेजाबियत वाले कंपाउंड्स को भी पैदा करती है। और हम लोग बाकी 7 अप या स्प्राइट, मतलब जो भी होता है, हमें होता है कि हमने खाना खा लिया तो कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक में पी लूं, तो उसकी जगह आप लोग एलोवेरा का जूस, मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि अपने पास एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं ना, अगर आप उसको छीलें, सामने उसके गूदा पड़ा होता है, उसका गूदा निकालें, कोकोनट वाटर अल्कलाइन होता है, कोकोनट वाटर एलोवेरा जूस को इकट्ठे ब्लेंड करके उसमें अगर आप शहद डालें, ठीक है, इसके थोड़े से बबल्स बन जाएंगे, 10 मिनट उसको छोड़ देंगे। ड्रिंक अगर सुबह आप निहार पेट लें, जिन लोगों को अभी तेजाबियत का प्रॉब्लम है वो प्लीज सुन लें, रात को सोने से पहले लें। और रात को जब आपकी आंख खुले, अपने आप को हाइड्रेट करने का तरीका बेहतरीन है कि थोड़ी सी ड्रिंक का बचा लें, आप पीते रहे तो आपकी जो तेजाबियत है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत नई चीज बताइए सर, मैं चाह रहा हूँ इसको अगर आप दोबारा से बताएं। एलोवेरा कितनी उसमें, प्लीज 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 10 आउंस एलोवेरा जूस आपने लेना है, 15 आउंस आपने कोकोनट वाटर लेना है। एक सप्लीमेंट आता है एल ग्लूटामीन पाउडर, वो जिन जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनके पास होना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। इन तीनों को मिक्स करके एक शहद का चम्मच इसमें डाल के आप इसको शेक करें, ठीक है, और ये 10 मिनट तक आपने छोड़ देना, इसके बबल्स बनेंगे। ये जो मैंने अमाउंट बताई है ये 2 दिन की ड्रिंक बनेगी, ठीक है। 1-2 सिप आपने सुबह लेने हैं, 1-2 बीच में लेने हैं, सोने से पहले आपने यही लेना है। रात को जब आंख खुले इतना सा बच गया होगा। यानी जग बना के नहीं पीना, अगर 1 गिलास बना है 2 घूंट सुबह, 2 दोपहर में, 2 रात को,
और 2 ही घूंट अगर बच गए तो रात में अगर आंख खुल जाए तो ले लें, राइट? आप समझे, आप मरहम कर रहे हैं अपने। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को जलन का प्रॉब्लम होता है ना, वो रेगुलर वाटर ना लें। आप सौंफ वाला पानी पीना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपका जो पेट फूलता है वो भी कम होगा, पेट की दर्द भी कम होगी, एसिडिटी भी कम होगी, और ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है सौंफ वाला पानी। सौंफ को पूरी रात आप पानी में सोखते दें तो आपकी जो जलन एसिडिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तुख मलंगे को अगर आप 10 मिनट पानी में सोख कर लेना, वो तुख मलंगा वाला पानी, 2 गाजरें, अजवाइन का पत्ते की जो स्टॉक होती है, जो डंडी होती है, वो आप उसमें डालें, थोड़ा सा आप उसमें जीरा डालें, 1 कच्चा सेब डालें। अगर आप इसको एंड कर लिया, आपके पास प्रॉपर एसिड रिफ्लक्स जूस की रेसिपी है। अगर आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार लें तो आपके एसिडिटी का प्रॉब्लम हट जाएगा। टाइम क्या होना चाहिए? मील से पहले, फर्स्ट हाफ में, डे लाइट में, कब? मिड मॉर्निंग ये हमारे पास होना चाहिए। आप समझ लें कि दोपहर के खाने से 2-2.5 घंटे पहले और नाश्ते के कोई 1.5-2 घंटे बाद। इसके अलावा छाछ जो है ना, कभी कभी हफ्ते में 2 बार आप छाछ ले लें। छाछ ये कि 1 कप आपने दही ले लिया, 1 कप आपने पानी ले लिया, बहुत अच्छा लगता है। उसमें आपने धनिया और जीरा डालना है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी एसिडिटी वालों को, धनिया आपके लिए अच्छा है, पुदीना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसी तरह अदरक आपके लिए अच्छा है, लहसुन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने अपने सैलेड्स में जिनको एसिडिटी है, आपने टमाटर नहीं डालना, प्याज नहीं डालना, आपने लहसुन नहीं डालना, ठीक है? लेकिन विनेगर आपने नहीं डालना। विनेगर आपने नहीं डालना, लेकिन एक और ड्रिंक बताती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर आपने डालना है, वो बहुत अच्छा है। 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का लें, 1 अदरक लें, उसको पीसे, उसको छीलें, 1 कच्चा सेब लें, 1 खीरा लें। खीरा हाइड्रेटिंग होता है, अल्कलाइन होता है। उसमें आप 1 टेबलस्पून शहद डालें, उसी तरह अजवाइन का पत्ता डालें, इसमें पानी डालें, इसको बगैर छाने पी जाएं। मैंने अभी आपको 3-4 ड्रिंक्स तो बता दी हैं। हो सकता है अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करें और आप रात को टाइम पे सोएं और देर से खाना ना खाएं तो क्या पता आपकी दवाइयां भी छूटना शुरू हो जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएंगे। मुझे कोकोनट का फ्लेवर बहुत पसंद है, उसका जायका बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बहुत पसंद है। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स हैं सारे के सारे डाइजेशन के और ये जलन वगैरह, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है? कोकोनट मिल्क और कोकोनट वाटर? दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जितने भी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना, उनको मैं कहती हूँ आपने एनिमल बेस्ड मिल्क नहीं लेना। कोकोनट वाटर आपने जूस रेसिपीज में लेना है, वो अल्कलाइन करता है। कोकोनट मिल्क अब मैं डेयरी ना बेसिकली आपके गर्ड और एसिडिटी वाले पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए। एनिमल बेस्ड मिल्क नहीं लेना चाहिए, प्लांट बेस्ड मिल्क लेना चाहिए। प्लांट बेस्ड मिल्क में 2 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, एक बादाम का दूध, ऑलमंड मिल्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और एक कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क और ऑलमंड मिल्क क्या करता है कि ये आपकी जो तेजाबियत है ना, इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल आप जो के दलिए के साथ कर लें, और कोकोनट वाटर है जो मैंने रेसिपी एक जुमले में बता देंगे, अगर एसिडिटी ज्यादा है और डॉक्टर कहता है कि प्रोटीन आपने कम खाना है, तो कौन सा प्रोटीन खा सकते हैं? फिश तक महदूद रहें? स्टेपल डाइट आपके पास चिकन, फिश और टर्की आ जाता है, उसकी आपने जिल्द उतार देनी है क्योंकि जिल्द में फैट होता है। आपने मटन और बीफ और लैम नहीं खाना। ग्रेट, थैंक यू सो मच सहर जावेद चावला साहब। आप क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे अपने डाइटरी हैबिट्स को आपने चेंज करना है, इस पर आज हम बात करते, बहुत ज़रूरी था। दोबारा इसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर और हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर। डू गिव अस द फीडबैक। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल करेंगे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।